बैकग्राउंड इज़ वेरी डाइवर्स. माय फादर वाज अ वेरी सीनियर आईपीएस ऑफिसर. सो हमारे अंदर एक डिसिप्लिन बचपन से ही घर पे था. एक्सपेक्टेशन भी थी कि शायद हम भी सिविल सर्वेंट बनेंगे. बट बिजनेस कैसे बनाना ये कोई कॉलेज नहीं सिखाता है. आईएम में सिखाया जाता है. एयर ब्रिक इंफ्रा किस तरह से काम करता है? यू कैन डिजाइन योर ऑफिस इन 2-3 आवर्स. हमारे पास 2 लाख रेडी टेम्पलेट्स हैं. तो वो पूरे ऑफिस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू देख सकता है कि मेरा ऑफिस इस टेम्पलेट पे या इस थीम पे इस कलर कॉम्बिनेशन पे कैसा दिखेगा. वाह. इस इंडस्ट्री के क्या चैलेंजेस हैं? इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो आई थिंक आज उनकी $8 बिलियन की भी नेटवर्थ नहीं है, जो कंपनी कभी $22 बिलियन पे बैठी है. को फाउंडर में मतलब क्या चीजें होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है ये. आप क्या चीजें देखते हैं जब आप हायर करते हैं अपने एम्प्लॉयज को? संजीव, एक सवाल है मेरा कि आप लोग कमर्शियल में ही क्यों है, रेजिडेंशियल में क्यों नहीं है? देखिए, रेजिडेंशियल इंटीरियर डिजाइनिंग जहाँ तक मुझे लगता है एक सेंटिमेंटल ड्रिवन मार्केट होती है. वो एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि कहीं हमारे लिए ठीक नहीं है. ऑफिस तो कैसा भी हो, काम तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है. सरकार बहुत स्टार्टअप फ्रेंडली है. वही रीजन भी है कि स्टार्टअप फ्लरिश कर रहे हैं. हाँ. आप बूटस्ट्रैप्ड हैं, आप प्रॉफिटेबल हैं, आप सस्टेनेबल हैं. क्या बात है, कितनी अच्छी बात बोली. नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप वाइब्स 18 में आपका स्वागत है. और आज हमारे साथ संजीव भंडारी हैं जो एयर ब्रिक इंफ्रा के फाउंडर हैं. एयर ब्रिक इंफ्रा किस तरह से काम करता है और संजीव की अपनी खुद की जर्नी कैसी है, हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे. और साथ ही हम एआई पर भी बात करेंगे. तो हमारी बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. संजीव, आपका स्वागत है. शुक्रिया रंजना, शुक्रिया टाइम निकालने के लिए और मुझे यहाँ बुलाने के लिए. थैंक यू सो मच आने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फाउंडर्स का जो लाइफ है ना वो हमसे भी ज्यादा बिजी है. देखिए, और तो वीकेंड तो मतलब आप लोग वीकेंड पे भी फ्री नहीं है ना? कुछ टाइम हसल जरूर रहता है वीकेंड का भी, बट मुझे लगता है कि ये हसल एक टेम्परेरी रहता है कि जब आपको वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में थोड़ा टाइम भूलना पड़ता है. बट उसके बाद व्हेनेवर यू आर सेटल्ड, द हसल इज ओवर, देन इट इज अ स्मूथ रोड. कैसा लगा आपको ऑफिस? कैसा लगा हमारा पूरा? बहुत अच्छा ऑफिस बना हुआ है. आई थिंक मैंने पूरा ऑफिस देखा, नीचे के फ्लोर्स वेरी नाइसली डन. एंड आई थिंक आज काफी शांत भी है ऑफिस. आई एम अज्यूमिंग सैटरडे है इसलिए ये शांति है. ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपका काम यही है ना? नहीं, बट ये ऑफिस बहुत अच्छा है, बना हुआ है. एंड आई थिंक काफ़ी चीज़ों का बहुत नाइसली ध्यान रखा गया है यहाँ पे. एंड इट डज नॉट गिव यू अ वाइब ऑफ अ कॉर्पोरेट ऑफिस. ये एक स्टार्टअप का ऑफिस लगता है. जो वाइब्रेंसी है, कलर्स हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे, जो एलिमेंट्स हैं. एंड आई थिंक अर्गोनॉमिक्स का भी बहुत ध्यान रखा गया है. तो वेरी नाइसली डन ऑफिस, आई मस्ट से. मैं सबसे पहले आपसे एक ही चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपका अभी 1 ही साल हुआ है आपका स्टार्टअप शुरू हुआ है और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना? तो आप जॉब में कितने सालों तक रहे और फिर स्टार्टअप शुरू करना है, कैसे आया ये? देखिए रंजना, मुझे लगता है कि जॉब एक बहुत ज़रूरी पैरामीटर है आपको ये समझने के लिए कि स्टार्टअप अगर करना भी है तो क्या करना है. आजकल एक बहुत होड़ लगी हुई है कि स्टार्टअप करना है. कॉलेज से निकलते ही कुछ लोग स्टार्टअप करने के बारे में सोचने लग जाते हैं. बट मुझे लगता है कि जब तक आप ज़मीनी काम नहीं करते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि स्टार्टअप या फिर एक कंपनी या फिर लोग. स्टार्टअप इज़ नॉट ओनली अबाउट मेकिंग अ कंपनी. स्टार्टअप में आपको एक टीम मैनेजमेंट भी आनी चाहिए. अनलेस एंड अनटिल आपने काम किया है बड़ी टीम्स में, वो आपको नहीं समझ में आता है. तो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में 10 साल काम किया है. तो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद कंपनीज लाइक वरुण बेवरेजेस, which is the biggest bottler of PepsiCo in the world. And I think they have a net worth of around $10 billion as of now. Public limited company है. तो मैंने एज एन इंटर्न वहाँ नौकरी शुरू करी थी अपनी ग्रेजुएशन के बाद. 7 साल मैंने वहाँ नौकरी करी. देन मैंने एक नेसेंट स्टेज स्टार्टअप ज्वाइन किया, फ्लिप स्पेसेस. अच्छा, ये कौन से साल की बात? ये रंजना 2019 में मैंने कोविड से पहले. यस, कोविड से जस्ट पहले. वहाँ पे ये सीखने को मिला, वरुण बेवरेजेस में ये सीखने को मिला कि बड़ी कंपनीज कॉर्पोरेट कैसे काम करते हैं, एमएनसीज कैसे काम करते हैं, टीम स्ट्रक्चर क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है. फ्लिप स्पेसेस में ये समझने को मिला कि छोटे ग्राउंड जीरो से जब कोई स्टार्टअप 0 to 1 की जर्नी में होता है तब कैसे काम होता है, क्या हैसल्स होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं.
फिर 1.5 साल मैंने एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ काम किया, लिव स्पेस। वहाँ पे ये सीखने को मिला कि एक स्टार्टअप जब स्केल कर लेता है तब क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक ये तीनों चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन प्लस ग्राउंड की रियलिटी प्लस इस इंडस्ट्री के गैप्स, जब ये तीनों चीज़ें समझ में आई तो ऐसा लगा कि हाँ कुछ गैप्स हैं जो हम लोग फिल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। तब हमने एयरब्रिक को स्टार्ट किया 2023 में। वेरी नाइस। तो मतलब आपका मानना है कि अगर आप स्टार्टअप हम शुरू भी कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस नौकरी का भी लेकर के पहुंचना चाहिए वहां तक, है ना? मुझे लगता है वो ज़रूरी है। हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि नहीं है। कुछ अर्ली स्टेज स्टार्टअप इमीडिएटली कॉलेज से निकलते ही जो स्टार्टअप है कुछ सक्सेसफुल भी हैं, बट अगर आप परसेंटेज देखेंगे या फिर मिक्स देखेंगे कि कितने एक्सपीरियंस स्टार्टअप्स हैं, एक्सपीरियंस फाउंडर्स वाले स्टार्टअप्स हैं और कितने अनएक्सपीरियंस्ड फाउंडर्स वाले स्टार्टअप, तो मुझे लगता है एक्सपीरियंस फाउंडर्स वाले स्टार्टअप्स ज़्यादा अच्छा करते हैं क्योंकि उनको पता होता है टीम कैसे मैनेज करनी है, बिजनेस कैसे ग्रो करना है। और भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं स्टार्टअप में, जस्ट नॉट क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। उसको मार्केट कैसे करना है, उसको बेचना कैसे है, कहाँ बेचना है, किस जरिए से बेचना है, टीम्स को कैसे हायर करना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो मुझे लगता है एक्सपीरियंस से ही मिलती हैं। बिल्कुल। आपने इतने सालों तक नौकरी भी की है ना, और फिर आप अपना एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे आपकी जर्नी अब चल रही है। तो ये जो दोनों आपकी जिंदगियां थी, एक नौकरी पेशा होते हुए और एक फाउंडर जब आप हुए, तो इन दोनों में किस तरह का डिफरेंस आपको लगा? जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो अगर अब नौकरी, वो जमीन और आसमान वाला डिफरेंस बताइए मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, तो नौकरी में यू हैव अ फिक्स टाइम शेड्यूल। आपके पास एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये काम होगा और इस काम करने के बाद आप अपने घर जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और एक फिक्स टाइम शेड्यूल में काम करने का मुझे लगता है वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। बट स्टार्टअप में ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टअप जब आप कर रहे हैं, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आप अपने आप को कंटेन नहीं कर सकते हैं, अपने थॉट्स को कंटेन नहीं कर सकते हैं कि मैं सुबह 9 बजे से 6 बजे तक अपने बिजनेस के बारे में सोचूंगा और 6 बजे के बाद मैं शट डाउन करके अपनी फैमिली के बारे में सोचूंगा। ऐसा नहीं होता है। तो स्टार्टअप में 24 घंटे हसल होती है, 24 घंटे चैलेंजेस सॉल्व करने होते हैं, और मुझे लगता है वही एक ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। दैट लोगों को लगता है कि स्टार्टअप बहुत ग्लैमरस एक वर्ड है, जो एक टैग अगर किसी को भी मिल जाता है तो आपको ग्लैमर मिल जाता है या फिर आपको पब्लिसिटी मिल जाती है या फिर आपको मार्केटिंग मिल जाती है। बट ऐसा नहीं है। स्टार्टअप अपने आप में अनलेस एंड अनटिल आप 24/7 काम करने के लिए तैयार हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कभी स्टार्टअप करने के बारे में सोचना भी चाहिए। आप डरा रहे हैं लोगों को। नहीं, बट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल योर माइंडसेट इज सच कि आप 24 घंटा काम करना चाहते हैं, 7 दिन काम करना चाहते हैं, तब तक स्टार्टअप में मत कूदिए। मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ जो भी लोग स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं, मैं उन्हें ये समझाना चाहता हूँ कि मैंने दोनों जर्नी देखी है। एक कॉर्पोरेट की जर्नी भी देखी है जहाँ पे बैलेंस्ड वर्क लाइफ था, और एक स्टार्टअप की जर्नी भी देखी है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ, एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अनलेस एंड अनटिल आपका माइंड प्रिपेयर्ड है, यू आर इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि आप सब कुछ छोड़ के एक स्टार्टअप को बिल्ड करने पे फोकस कर सकते हैं, तब तक स्टार्टअप के बारे में मत सोचिए। लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो आपका स्टार्टअप वाला जो लाइफ होता है ना, वो जॉब से मतलब हम उसको एंजॉय तो करते हैं बहुत अच्छी तरह से अगर हम पैशनेट है। ऑब्वियसली जब एक जो फाउंडर है वो अपने टेस्ट का ही स्टार्टअप शुरू करेगा, है ना, उसका जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें उसका कोर है, तो वो इंटरेस्टिंग तो होती है, मजा आता है, बहुत कुछ हो रहा होता है, हर दिन कुछ नया हो रहा होता है ना, लेकिन वो ज्यादा टाइम टेकिंग फेज हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जरूरी नहीं है कि फाउंडर का कोर हो। आई अग्री विद यू पार्शली, इस स्टेटमेंट पे पार्शली अग्रीमेंट करता हूं मैं आपके साथ कि टेस्ट जरूर होता है जब भी कोई फाउंडर स्टार्टअप करता है, बट जरूरी नहीं है वो कोर भी हो। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इंटीरियर डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर करते हैं, बट मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर के बारे में कुछ नहीं पता। आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट बाय बैकग्राउंड, आई एम नॉट एन इंटीरियर डिजाइनर बाय बैकग्राउंड, आई एम एन MBA फाइनेंस ग्रेजुएट। तो जरूरी नहीं है कि वो कोर हो फाउंडर का, बट हाँ प्रॉब्लम पता होनी चाहिए एंड बिजनेस बिल्ड कैसे होता है वो आना चाहिए, वो जरूरी है। तो आपने IIM लखनऊ से MBA किया? हाँ जी, मैंने IIM लखनऊ से MBA किया 2009-11। तो उसके बाद क्या प्लान था? उसके बाद प्लान तो यही था कि सेटल्ड लाइफ में कॉर्पोरेट में काम करेंगे, जो कि आई थिंक किया भी। तो उस टाइम पे हम लोगों ने वरुण बेवरेजेस को मैंने ज्वाइन किया एज एन इंटर्न। 7 साल जब वहाँ पे काम किया, एंड व्हेन आई गेट आउट ऑफ वरुण बेवरेजेस आई वाज वाइस प्रेसिडेंट फॉर सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस। पूरे हिंदुस्तान का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑपरेशंस हैंडल कर रहा था मैं। देन नेसेंट स्टेज स्टार्टअप, जैसा मैंने आपको बताया, तो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट जर्नी थी। सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, पढ़ाई के अप्स एंड डाउन्स, कॉर्पोरेट की लाइफ, नेसेंट स्टेज स्टार्टअप जहाँ पे जीरो से स्केल कर रहे हैं वो वाली लाइफ, फिर एक बड़ा स्टार्टअप जो कि यूनिकॉर्न ऑलरेडी बन चुका था,
वहाँ पे स्केल पे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, स्केल पे क्या चैलेंजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें देखी। तो फिर जब आपका बैकग्राउंड ही नहीं था इंटीरियर्स और डिजाइन में, तो कैसे आया कि एयर ब्रिक शुरू करना है? देखिए बैकग्राउंड नहीं था, बट 5 साल हमने बहुत डीपली इस इंडस्ट्री में काम किया। तो जब मैं फ्लिप स्पेसेस में था, फ्लिप स्पेसेस भी इंटीरियर डिज़ाइन, कमर्शियल इंटीरियर डिज़ाइन बिल्ड की कंपनी है, लिव स्पेस भी डिज़ाइन एंड बिल्ड की कंपनी है। तो हम लोगों ने ग्राउंड से उनकी बिजनेस यूनिट को बनाया। सो जब मैं इंडिया बिजनेस हेड कर रहा था फ्लिप स्पेसेस का, उस टाइम पे हम लोगों ने ग्राउंड से उस कंपनी को खड़ा किया। और उस एक्सपीरियंस में हमें ये भी पता चला कि क्या चैलेंजेस हैं। कुछ चैलेंजेस हम लोग एज अ कंपनी सॉल्व कर पाए कस्टमर्स का, कुछ चैलेंजेस हम सॉल्व नहीं कर पाए। अब मैं चाहती हूँ संजीव कि आप चैलेंजेस बताएं कि इस इंडस्ट्री के क्या चैलेंजेस हैं। बहुत सारे चैलेंजेस है रंजना। मतलब इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो डिजाइन पेपर्स पे होता है वो कभी भी एक्चुअल नहीं मिलता है। तो कस्टमर का चैलेंज होता है कि आपने हमारे को बहुत अच्छा सुंदर 3D दिखाया, बट ऑफिस वैसा बना नहीं। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है और रियल टाइम चैलेंज है। अब लोग उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, बट मुझे लगता है कि ये चैलेंज हर इंटीरियर डिजाइनर ने फेस किया है। तो वो एक रियल टाइम डिजाइनिंग कैसे हो और एक रियलिस्टिक डिजाइनिंग कैसे हो, इन दोनों चीज़ों में बहुत गहरा फर्क है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कस्टमर को जो दिखा रहे हैं पेपर्स पे या स्क्रीन पे या 3D मॉडल्स में, वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक चैलेंज है, इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हाँ, तो जब हम डिटेल में प्लीज पॉइंट करके बताइए सारे। मतलब ऐसी कोई लिस्ट अभी हैंडी नहीं है मेरे पास, बट हाँ जैसे हम डिस्कशन करेंगे तो आई कीप ऑन टेलिंग यू कि हाँ ये भी एक छोटा चैलेंज था जो हमने फिगर आउट किया। फिर उसके अगेंस्ट हमने कैसे टेक्नोलॉजी बनाई, एक छोटा टेक प्रोडक्ट बनाया जिसके जरिए हमने वो सॉल्व किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी। अच्छा, शुरू कैसे हुआ ये एयर ब्रिक? शुरू मतलब कैसे आया? आप आज आपको ख्याल आया, फिर आपने अपने को फाउंडर से बात की, फिर टीम कैसे बनी, फिर ऑफिस स्पेस कहाँ लिया, फिर करना क्या है, ये सारा मुझे बताइए। देखिए ख्याल आने से लेके को फाउंडर से बात करने तक में 3 महीने का गैप था। तो पहले जब ख्याल आया तो ये सोचा कि क्यों करना चाहिए। तो वो पॉइंट्स मुझे लगता है कि पेपर पे लिखने बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आप अपने थॉट्स को या अपनी प्रॉब्लम्स को पेपर पे नहीं लिखते हैं ना, तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो बैठ के ये लिखा कि क्यों करना चाहिए, एक स्टेबल लाइफ छोड़ के क्यों हसल में जाना है, या फिर क्यों कूदना है एक ऐसी इंडस्ट्री में जाके पता नहीं है कि आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं सॉल्व कर पाओगे। बट हाँ एक कॉन्फिडेंट था, एक करेज थी कि हाँ ये प्रॉब्लम हमने देखी है कि ये रियल टाइम कस्टमर की प्रॉब्लम है और सॉल्व नहीं हो रही है। और आज की डेट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी है वो उस प्रॉब्लम को बहुत आराम से सॉल्व कर सकता है, बट उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो वो फरवरी में आई थिंक मैंने सोचना शुरू किया कि यार ये प्रॉब्लम्स चैलेंजेस तो कोई सॉल्व कर नहीं रहा है। एंड आई थिंक कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट के बाद सबसे बड़ी मार्केट है कमर्शियल डिज़ाइन एंड बिल्ड। तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मार्केट के चैलेंजेस अगर कोई नहीं सॉल्व कर रहा है और उसके बाद भी बिना सॉल्व करे भी 400-500 करोड़ की कंपनी आराम से बन जाती है। तो अगर हम ये एफिशिएंसीज लेके आए, ये चैलेंजेस को सॉल्व करें, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें, तो हो सकता है कि हम बहुत अच्छा कंपनी बना लें। तो इस सोच के साथ शुरुआत करी। फिर 3 महीने थॉट्स को लिखा, एक बिजनेस प्लान बनाया। को फाउंडर की सर्च में आई थिंक आई वॉज लकी टू हैव आशीष एज माई को फाउंडर, बिकॉज आशीष मेरे साथ ऑलरेडी पिछले पास्ट रोल्स में काम कर रहे थे। फ्लिप स्पेसेस में भी वो मेरे साथ थे, लिव स्पेस में भी वो मेरे साथ थे। तो को फाउंडर की सर्च मेरी उतनी ज़्यादा हसल वाली नहीं थी, बिकॉज फ्रॉम मुझे डे 1 से पता था कि मेरे को फाउंडर कौन रहने वाले हैं। फिर आशीष से बात ज़रूर करी। हाँ एक स्टार्टिंग पॉइंट था कि आशीष ये बनाते हैं। तो चैलेंजेस उनको भी पता थे, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई उनको ये समझाने में कि हमें ये क्यों करना चाहिए। तो वो ईजी था। फिर बात करके हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि लेट्स फिगर इट आउट। स्टार्टिंग के जो दिन थे फरवरी से लेके अप्रैल तक आई थिंक हमने 1 महीना तो बरिस्टा से अपना ऑफिस चलाया। अच्छा। हम लोग 1 महीना बरिस्टा में बैठते थे। हमारे पास ऑफिस स्पेस नहीं था, टीम नहीं थी। तो स्टार्टिंग मुझे लगता है 2 महीने तो हमने बरिस्टा से ही अपना ऑफिस चलाया। बरिस्टा ही हमारा ऑफिस था। डेली सुबह वापस 9 बजे पहुंच जाना, शाम को 6 बजे तक बैठे रहना एंड ये फिगर आउट करना कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ऑफिस कहाँ लेना है तो रेंट कैसे निकलेगा। वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दो हम लोग ठीक ठाक पोजीशंस पे काम कर रहे थे एंड पैकेजेस भी ठीक ठाक थे, बट आपको इन्वेस्ट करने से पहले बिल्कुल सोचना पड़ता है कि आप रियल टाइम इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पे कर रहे हो तो वो रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारी पहले से एक सेट लाइफ चल रही होती है ना। अगर हमको और जैसा कि आप कहे कि आपने कहीं से पैसा भी नहीं उठाया, आपने मतलब मैं चाहूंगी कि ये जर्नी आप खुद ही बताएं, इस पर आप खुद ही बात करें। बिल्कुल। देखिए पैसा उठाना तो मुझे लगता है आज बहुत बड़ा मिथ है। आप अगर 100 साल पहले चले जाइए तो क्या धंधे नहीं होते थे? तब कौन सी फंडिंग्स होते थे, कौन से वीसीज होते थे? तो धंधे तो उस टाइम पे भी बनते थे। रिलायंस जैसी कंपनी ने किसी से पैसा नहीं उठाया, राइट? पर धंधा है वो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक सस्टेनेबल धंधा और प्रॉफिटेबल धंधा नहीं बना पा रहे हैं और आप एक्सटर्नल फंडिंग लेके सिर्फ अपने रेवेन्यू को बढ़ा दे रहे हैं,
तो वो एक सस्टेनेबल बिजनेस कभी बन नहीं पाएगा अनलेस एंड अनटिल आपके पास क्लियर टाइमलाइन है कि मैं 6 महीने में या 8 महीने में या 1 साल में अपनी बॉटम लाइन को पॉजिटिव करके एबिटा पॉजिटिव कंपनी बन जाऊंगा। वो बहुत जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल यू आर एबिटा पॉजिटिव, आप एक मिथ में है, मुझे लगता है एक बबल में है जो कभी भी फट सकता है, और जो कि बहुत बड़ी कंपनी उसके साथ फटा भी है, आपने देखा होगा बायजूस फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल। आई थिंक आज उनकी $1 बिलियन की भी नेटवर्थ नहीं है, जो कंपनी कभी $22 बिलियन पे बैठी थी। तो ऐसे बबल बहुत बस्ट होते हैं। तो अनरियलिस्टिक स्टार्टअप और धंधे में फर्क है मुझे लगता है। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे बिजनेस क्रिएट करना भी ठीक नहीं है। आप स्टार्टअप करें, बट आपको एज अ फाउंडर पता होना चाहिए, को फाउंडर पता होना चाहिए कि आप उसे प्रॉफिटेबल कैसे बनाएंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट लेकर के मतलब फाउंडर अपने ऊपर ही एक बोझ और ले लेता है। अगर हम अपने रेवेन्यू पर ही काम कर लें, फाउंडर्स ठीक तरीके से बिजनेस मॉडल अपना ठीक तरीके से रखें, तो ज़रूरत नहीं होती है कि इन्वेस्टर ढूंढा जाए, है ना। मुझे भी ऐसा लगता है। मतलब एक इन्वेस्टर आता है तो आप इन्वेस्टर की साइकी को अगर समझेंगे, इन्वेस्टर को क्या चाहिए? इन्वेस्टर को अपना एग्जिट चाहिए। उसको एग्जिट कैसे मिलेगा? रेवेन्यू बढ़ाने से। प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये एक रैट रेस है कि सीरीज ए में एक इन्वेस्टर आया, उसने रेवेन्यू बढ़ाया फाउंडर्स को पुश करके, और उसने अपना प्रॉफिटेबल एग्जिट लिया। सीरीज बी में फिर इन्वेस्टर आया, फिर सीरीज सी में इन्वेस्टर आया। तो ये रैट रेस है। इन्वेस्टर का फायदा है रेवेन्यू बढ़ाने में, कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है उससे इन्वेस्टर को कोई लेना देना होता नहीं है। एंड एट द एंड अगर आप एक वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हैं एक सोसाइटी के लिए, या फिर अपने एम्प्लॉयज के लिए, या फिर अपने खुद के लिए, तो फिर बिजनेस का कोई सेंस नहीं है मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है संजीव कि जो इतने बड़े बड़े, इतने बैंड बाजा के साथ जो इतने बड़े बड़े स्टार्टअप बने और वो बंद हो गए इसी तरह से, क्या लगता है कि मतलब क्या क्या मिस्टेक्स रही उनकी उसके पीछे, कि उन्होंने बहुत पैसा ले लिया इन्वेस्टर से और फिर उसके बाद हाँ ऑब्वियसली काम नहीं कर पाया उस तरह से, लेकिन वो पैसा खर्च कहाँ किया इन लोगों ने, कहाँ पूरा ले जा करके अपने धंधे को एकदम गड्ढे में डाल दिया? वही अनरियलिस्टिक मार्केटिंग, अनरियलिस्टिक हायरिंग, ये नहीं पता होना कि प्रॉफिटेबल कैसे बनेंगे, लेकिन फिर भी हायरिंग कर लेना। बायजूस जैसे स्टार्टअप को आपने देखा होगा, आईपीएल मेसी को साइन कर लेना अपनी मार्केटिंग के लिए। तो मुझे ये सब चीजें लगती हैं कि आप पैसा ले लेते हो, फिर आपको ये समझ नहीं आता कि आपको खर्चना कैसे है। तो फिर आप दाएं बाएं कहीं भी किसी भी तरीके से उस पैसे को खर्चते हो, और मार्केटिंग पे ही खर्चता है इंसान ज्यादातर, कि नाम बन जाए। और वो नाम भी बन रहा है तो सस्टेनेबल है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा पैसा मुझे लगता है जहां पैसा उठाते हैं ये, वहां सबसे ज्यादा मार्केटिंग पे ही पैसा खर्च मार्केटिंग और हायरिंग, रंजना। हाँ, अच्छा टैलेंट अट्रैक्ट करना समहाउ। आज थोड़ा सा ये अनफॉर्चुनेट भी है कि आज की डेट में जो मार्केट में टैलेंट है, वो भी किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले यही सोचता है कि कंपनी फंडेड है कि नहीं है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कभी देखना चाहिए। कंपनी कितनी सस्टेनेबल है, क्या विजन है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, कौन चला रहा है, फाउंडर्स की पेडिग्री क्या है, ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, एज एन कैंडिडेट और एज एन एम्प्लॉय। ना कि ये पैरामीटर के आप फंडेड है कि नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी फंडेड कंपनियां 2 साल 5 साल में बंद हो गई हैं। और क्या। तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। एग्जांपल हम लोगों के सामने। तो ये मिथ क्रिएट हो गया एक कि फंडेड कंपनी सक्सेसफुल कंपनी है। आप जीरोधा को ले लीजिए, बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप एंड अ सस्टेनेबल स्टार्टअप व्हिच विल बी देयर इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 50 इयर्स। और जैसा आपको पता ही होगा कि कोविड के टाइम में तो उन्होंने अच्छा खासा बोनस दिया अपने एम्प्लॉयज को। एग्जैक्टली, कोविड के टाइम पे मुझे लगता है जीरोधा ने, आज की डेट में अगर हिंदुस्तान में सब लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच पा रहे हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सोच पा रहे हैं, तो जीरोधा का सबसे बड़ा हाथ है उसमें। हाँ बिल्कुल, मतलब मैंने देखा ऐसी लड़कियां जो मार्केट और शेयर ये सारी चीजें समझती नहीं थी, वो भी फोन पर अब हर आदमी आज, हर कॉमन मैन आज स्टॉक में इन्वेस्ट कर पा रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी के जरिए एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करा और बहुत सस्टेनेबल तरीके से करा। तो जीरोधा को मैं मानता हूँ आइडल एक स्टार्टअप का। ऐसा होना चाहिए स्टार्टअप कि आप बूटस्ट्रैप्ड हैं, आप प्रॉफिटेबल हैं, आप सस्टेनेबल हैं। आप अगर हम लिस्ट बनाएंगे कि अगले 50 साल जितने स्टार्टअप्स आज की डेट में हैं जो यूनिकॉर्न है, अगले 50 साल कितने टिकेंगे, तो मुझे नहीं लगता आप 2 नाम भी लिख पाएंगे। कोई भी नहीं लिख पाएगा। तो 50 साल की सस्टेनेबिलिटी नहीं है ना। आप अगर स्टार्टअप हैं और फंडेड स्टार्टअप हैं और 1000-1200 एम्प्लॉयज हैं, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ ऐसा रहा है कि इतना सारा एम्प्लॉयज रख लिया है, इतना सारा ऑफिस एकदम तामझाम बना दिया है, और अचानक से शटर डाउन हो गया है ना। वही है कि आपके पास एक बिजनेस प्लान नहीं है, सस्टेनेबल बिजनेस प्लान नहीं है कि आप सस्टेन कैसे करेंगे मार्केट में। मैं कुछ ऐसे फाउंडर से मिली हूँ, मतलब अगर मैं कहूँ 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, अब लेकिन अब उस सोच के साथ फाउंडर आ रहे हैं, अगर वो सीरियस हैं बिजनेस करने के लिए। नहीं तो वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको दिखता है कि स्टार्टअप है, पैसा उठा लेंगे, है ना, अच्छा प्लान, अच्छा पिच कर लेंगे,
पैसा उठा लेंगे, और उसके बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप है जिन्होंने बंद कर दिया अपने आप को ठीक ठाक फंडिंग लेकर के भी, है ना। मुझे लगता है फाउंडर ने एग्जिट ले लिया एंड बंद कर दिया। फाउंडर को अपना अपना कैपिटल उसका बन गया, एंड सोसाइटी के लिए क्या किया, एम्प्लॉयज के लिए क्या किया, दैट डज नॉट मैटर। तो वो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स रहेंगे भी। मुझे लगता है जब जब कंपनीज बनेंगी बिगड़ेंगी ये सब चलता रहेगा, बट ये आइडल नहीं हो सकते, ये बेंचमार्क नहीं हो सकते कि स्टार्टअप कैसे बनाना है। अगर किसी को आप मुझसे पूछेंगे कि आप बेंचमार्क की तरह किसको देखते हैं, तो मैं जीरोधा जैसी कंपनी को एक बेंचमार्क की तरह देखता हूँ कि अगर स्टार्टअप बनाना चाहिए तो वैसा बनाना चाहिए। बिल्कुल, ये भारत पे की स्टोरी सबको पता है कि कितने सस्टेनेबल तरीके से ऊपर गए, फिर कितनी जल्दी नीचे। आज भारत पे अश्नील ग्रोवर मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं। आज आप उनसे पूछेंगे तो आज वो अपनी कंपनी में इन्वेस्टर नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? इतना $22 बिलियन का धंधा बनाने के बाद अगर कोई अपनी कंपनी में इन्वेस्टर नहीं चाहता है तो उसका कोई रीज़न होगा। तो सस्टेनेबल बिजनेस बनाना इज़ द की आज की डेट में। वो वाला टाइम चला गया जब आप वैल्यूएशन गेम में थे, वैल्यूएशन बबल के पीछे भागते थे। आज की डेट में इन्वेस्टर भी चाहता है कि हर कंपनी जिसमें जो हमारी पोर्टफोलियो कंपनीज हैं वो सस्टेनेबल कंपनीज हो, प्रॉफिटेबल कंपनीज हो। प्रॉफिटेबल हो, यस, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। प्रॉफिटेबल कैसे बनेंगे ये प्लान होना चाहिए आपके पास। बिल्कुल सही कहा आपने। संजीव, जैसे कि आपने बताया कि आपके जो को फाउंडर हैं, आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे। हमें देखने वाले बहुत सारे लोग इस वक्त, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है मोस्टली वो स्टार्टअप जानना चाहती है, हिंदी में जानना चाहती है, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि अगर हम अपना को फाउंडर चुन रहे हैं अपने स्टार्टअप के लिए, तो को फाउंडर में मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए कि ये हमारा को फाउंडर हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। आज की डेट में लोग को फाउंडर ढूंढते हैं कि मुझे ऐसा को फाउंडर मिल जाए जो कि टेक बैकग्राउंड का हो, या फिर IIT IIM का टैग हो उसके पास, तो मेरा को फाउंडर बन जाए। बट मुझे लगता है ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपने अपने को फाउंडर के साथ 2-3 साल काम नहीं किया है और आपके पास ये सवाल का जवाब नहीं है, ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ आप लैक करते हैं और वो उसकी स्ट्रेंथ है, एंड जहाँ पे आप दोनों कंबाइन होके आपकी लैकिंग को वो स्ट्रेंथ बनाए और उसकी लैकिंग को आप स्ट्रेंथ बनाएं। जब तक ये जवाब नहीं आपके पास है तब तक आप को फाउंडर को मत लीजिए। ये बहुत मुश्किल सवाल है और मुझे लगता है कि लोग ये सवाल नहीं देखते हैं। तो IIT के टैग से, IIM के टैग से नहीं होता है। आपको अपनी वीकनेस को क्लियरली समझना पड़ेगा और उस वीकनेस को ढूंढना पड़ेगा एज अ स्ट्रेंथ इन योर को फाउंडर। तब आप एक सही सस्टेनेबल बिजनेस बना भी पाएंगे और लॉन्ग टर्म चला पाएंगे। बिल्कुल। आप लोगों के साथ कभी ऐसा रहता है कि कुछ, देखिए बिजनेस है, स्टार्टअप है, टेंशन साथ साथ चलता है ना, तो आप दोनों एक दूसरे को क्या कहेंगे उसको कि एक दूसरे के पूरक हो पाते हैं, एक दूसरे को सहारा दे पाते हैं परेशानियों वाले पलों में, या जब मुश्किल वक्त आता है तो? बिल्कुल दे पाते हैं। ऐसा नहीं है हम लोग नहीं झगड़ते हैं, हम लोग हमारा बहुत झगड़ा होता है, बट वो झगड़ा बहुत हेल्दी झगड़ा होता है। एंड हर झगड़े से एक कंक्लूजन जरूर निकलता है कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। अब चाहे वो मैं एक अच्छा स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन दूं या आशीष एक अच्छा एग्जीक्यूशन वाला सॉल्यूशन दे, मुझे लगता है हम दोनों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है दैट आई एम गुड इन स्ट्रैटेजाइजिंग द थिंग्स एंड प्लानिंग द थिंग्स एंड ही इज गुड इन एग्जीक्यूटिंग। तो एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रैटेजीज अच्छी बनाए, एंड दूसरा आदमी ऐसा होना चाहिए कि वो स्ट्रैटेजीज पेपर पे ही ना रह जाएं, ग्राउंड पे एग्जीक्यूट भी हों। वो बहुत जरूरी है। तो आशीष और मैं, मुझे लगता है कि हम दोनों एक बहुत अच्छा कॉमन ग्राउंड है हमारे पास, दैट ही इज अ वेरी गुड एग्जीक्यूशनर एंड आई कैन प्लान द थिंग्स। ये कॉम्बिनेशन जब हमें मिला तो फिर दैट्स व्हाई वी आर सक्सेसफुल एज वेल। मुझे लगता है कि एक साल में हम जो भी कर पाए हैं इसी वजह से कर पाए हैं कि हाँ, मैं ये देख पाता हूँ कि क्या प्लान होना चाहिए और आशीष उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो अभी कितने लोगों की टीम है आपकी? आई थिंक अब हम 50 या 55 लोगों की टीम हो चुके हैं ऑलरेडी एक साल में। एंड और एक ही साल हुआ है अभी तक ना? हाँ, बट टचवुड इट्स बीन अ गुड ईयर। एंड ये जो साल था हमारा, ये हमारी जर्नी लर्निंग की थी। हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे थे। हम लोगों ने जॉब में तो बहुत कुछ सीखा, बट एज अ फाउंडर भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। कैसे अच्छी पेडिग्री के लोग हायर करने हैं, कैसे उनको नर्चर करना है। हायर आप एक बार को कर भी लेंगे, बट वो कैसे आपको उनको मेंटेन करना है, मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट काम है आज की डेट में किसी स्मार्ट आदमी से काम करवाना। तो हर किसी को चाहिए कि स्मार्ट एम्प्लॉय मिले, बट आप उसको सस्टेन कैसे करेंगे, मेंटेन कैसे करेंगे, रखेंगे कैसे कि लॉन्ग टर्म आपके पास रखे, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम लोग भी ये सब चीज़ें देख रहे थे, ऑफिस सेट कर रहे थे, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। तो ये एक साल तो मुझे लगता है कि हमारा वार्म अप वाला फेज था। तो इस वार्म अप वाले फेज में हम जो कर पाए हैं, टचवुड एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ कर पाए हैं, बट आगे बहुत लंबी रेस है अभी। जैसे आपने भी हायरिंग वाली बात की, तो आप क्या चीजें देखते हैं जब आप हायर करते हैं अपने एम्प्लॉयज को? तो देखो रंजना, लोग ना जनरली रोल के लिए हायर करते हैं, मैं टैलेंट के लिए हायर करता हूँ।
अगर किसी के क्या पास बात है, कितनी अच्छी बात बोली। तो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास रोल नहीं है, मैं हायर करूं कि ना करूं। हाँ। बट अगर किसी के पास, किसी से मिलने के बाद और इंटरेक्शन के बाद मुझे ये लगता है कि हाँ इसके पास टैलेंट है, तो रोल तो बन जाएगा। रोल बनते बिगड़ते रहते हैं। आप किसी कंपनी में कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक आदमी एक ही रोल पे 5 साल काम करेगा। आप एनीवेज उसका रोल चेंज करेंगे। तो हायरिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि आप रोल के लिए ना हायर करें, टैलेंट के लिए हायर करें। और अगर आदमी टैलेंटेड है तो रोल बन जाएगा और वो आपके लिए असेट बनेगा। वेरएज जहां आपने रोल के लिए हायर किया, जिस दिन वो रोल रिडंडेंट हुआ, उस आदमी का भी करियर खराब हो जाएगा। तो ये आप लोग सोचना बहुत 18 जरूरी है। सिटीज में है ना? Yes, we are currently in 18 cities. Our footprint is in 18 cities, and we have 2 offices, one in Gurgaon, which is our headquarter, and one in Bangalore. Now we are planning up an office in Pune as well. वेरी नाइस। And if everything goes well, very soon we'll be happy to give you a good news about an office in Dubai as well. क्या बात है, बहुत बढ़िया। दुबई में बहुत जरूरत है। दुबई मुझे लगता है कमर्शियल रियल एस्टेट का हब है। हाँ। दुबई इज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट। सो कोई भी कंपनी अगर इस सेक्टर में ऑपरेट कर रही है और दुबई नहीं जा रही है या दुबई को आई नहीं कर रही है, तो वो अधूरा है फिर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ आपके अपने स्टार्टअप की भी एक अच्छी लर्निंग होगी, एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और वहाँ आपके पास करने के लिए बहुत कुछ मार्केट बहुत वास्ट है। हाँ, बहुत बड़ा मार्केट। दुबई हब है आज की डेट में। हर कंपनी जो अपना सेकंड हेडक्वार्टर खोलते हैं वो या दुबई खोलते हैं या सिंगापुर खोलते हैं। तो दुबई इज अ चॉइस ऑफ पीपल टू हैव देयर सेकंड ऑफिस outside of the country that they are currently operating in. So you pick up any company, second office हमेशा आपको दुबई में मिलेगा। थर्ड हो सकता है कि कहीं और मिले, बट पहला ऑफिस होम कंट्री में है, दूसरा ऑफिस दुबई में ही मिलेगा आपको। यस। संजीव, अब हम एयर ब्रिक पर आते हैं। हाँ जी। अब मुझे बताइए कि एयर ब्रिक इंफ्रा किस तरह से काम करता है और क्या है? देखिए, हमारी यूएसपी है हमारा डिज़ाइन। और मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस हमारा था पिछले ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उस टाइम पे हमने ये देखा कि डिज़ाइन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे मैंने आपको बताया, डिज़ाइन अच्छे बन तो जाते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को लेके हमने ये स्टार्ट किया था कि कैसे रियलिस्टिक डिज़ाइंस बनाए जाएँ, कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू रियलिस्टिक डिज़ाइंस बनाए जाएँ और कैसे इनको एग्जीक्यूट करा जाए। तो हम इस सोच के साथ मार्केट में उतरे थे, बट आई थिंक एग्जीक्यूशन इज़ आवर स्ट्रेंथ ऑल्सो, बट डिज़ाइन इज़ आवर यूएसपी। सो जो रियलिस्टिक डिज़ाइनिंग हम टेक्नोलॉजी के थ्रू और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर पाते हैं 2 या 3 घंटे में, वो जनरली किसी भी कॉम्पिटिटर को करने में 21 दिन लग जाते हैं। तो ये था हमारा यूएसपी कि टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके डिज़ाइनिंग का जो टाइम होता है किसी भी क्लाइंट के लिए ऑफिस की डिज़ाइनिंग का, उसको 21 दिन या 25 दिन से कम करके कैसे 1 दिन 2 दिन पे ले आए। 1-2 दिन में हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी। तो अब जो हमारा टेक है वो यही है दैट यू कैन डिज़ाइन योर ऑफिस इन 2-3 आवर्स। Our designers will sit with you, they'll tell you, and with artificial intelligence, all with certain inputs and questions, you'll have your layouts, you'll have your mood boards, आपके डिज़ाइंस, सारे रेफरेंसेस आप 2 या 3 घंटे में कर सकते हैं। तो वहीं पे हमें एज मिल जाता है। ये मुझे जानना है कि मतलब, क्योंकि देखिए ना, जो इंटीरियर या डिजाइनिंग का जो, क्योंकि ये तो बहुत सालों से चल रहा है। हम 20 साल पहले भी घर बनवा रहे थे जब तो वो चल ही रहा था, है ना। हम जाते थे, डिजाइन देखते थे, ये हमको चाहिए और ये घर में ऐसे ऐसे होना चाहिए। हालांकि आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज में कर रहे हैं, है ना। तो एआई का किस तरह से आप इसमें यूज कर रहे हैं? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप प्रोडक्टिवली यूज़ करेंगे किसी भी डोमेन में, तो आप बहुत अच्छे से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और चंद सेकंड में कर सकते हैं। आज चैट जीपीटी क्यों एक गूगल का कोड या फिर एक वेबसाइट का कोड 5 सेकंड में लिख देता है, जो कि किसी भी कोडर को लिखने में मुझे लगता है कि 5 या 6 घंटे लग जाते हैं। तो स्पीड कैसे मिले एआई को यूज़ करके? और आज की डेट में जो कंपनीज आप देखेंगे सस्टेनेबल कंपनीज हैं, एवरीवन इज टर्निंग टुवर्ड्स एआई, चाहे वो कोई भी कंपनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कैसे करा जाए अपने बिजनेस में इज द क्वेश्चन। एंड अगर आज की डेट में आप नहीं करेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करा डिजाइनिंग में, कि अगर आपको लेट्स सपोज कोई एक इमेज पसंद आ रही है, तो हमारे पास 2 लाख रेडी टेम्पलेट्स हैं डिजाइंस के, जहाँ पे कस्टमर एक टेम्पलेट को सेलेक्ट करता है और अगर वो सिलेक्शन उसे पसंद आता है तो वो पूरे ऑफिस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू देख सकता है कि मेरा ऑफिस इस टेम्पलेट पे या इस थीम पे, इस कलर कॉम्बिनेशन पे कैसा दिखेगा। सो जहाँ कस्टमर गूगल की इमेजेस या पिंटरेस्ट की इमेजेस या फिर जहाँ डिजाइनर गूगल की इमेजेस या पिंटरेस्ट की इमेजेस को लेकर ये डिस्कस कर रहे होते थे कि इस डिज़ाइन थीम को पकड़ लेते हैं या इस डिज़ाइन थीम पे ऑफिस बनाते हैं, वहाँ पे हम आपको रियल टाइम दिखाते हैं कि आपका स्पेस इस पर्टिकुलर डिज़ाइन थीम पे कैसा लगेगा। तो वो एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि हमने एक लीप हासिल कर लिया है ऑलरेडी डिज़ाइनिंग में, जहाँ पे किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी या किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मैं ऑफिस जल्द से जल्द शुरू कैसे करूँ, क्योंकि रेंटल्स इतने हाई हैं। अच्छी प्रॉपर्टीज़ के बहुत रेंटल होते हैं
और अगर उन रेंटल्स को आप कैलकुलेट करोगे और 21 दिन सिर्फ डिजाइनिंग में वेस्ट हो रहे हैं और आदमी अपना ऑफिस नहीं शुरू कर पा रहा है, इट्स अ बिग लॉस। उसको कट शॉर्ट करके हम 2 दिन पे लेके आए हैं। दैट्स द यूएसपी दैट वी आर नाउ वर्किंग ऑन। एक अच्छे ऑफिस के डिजाइन का एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत बहुत इम्पैक्ट होता है। तो वो सोच मुझे लगता है कि बहुत लोगों की बदल भी गई है और बहुत लोगों की भी बदलनी ज़रूरी है कि ऑफिस तो कैसा भी हो, काम तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक इंसान अगर सुबह, आप ये अगर देखेंगे कि कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ, एक स्टैटिस्टिक्स है कि 38% ऑफ आवर लाइफ, 38% ऑफ आवर लाइफ एक इंसान अपने ऑफिस में स्पेंड करता है, राइट? बाकी 38% सोते हुए करता है। इसके अलावा जो बचता है वो उसकी पर्सनल लाइफ होती है। और वो पर्सनल लाइफ भी आधा टाइम उसमें ऑफिस ही दिमाग में रहता है। एग्जैक्टली। तो अगर आप 1/3 से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी किसी एक ऑफिस स्पेस में स्पेंड कर रहे हैं और वो ऑफिस स्पेस एस्थेटिकली ठीक नहीं है, वो ऐसी जगह है जहाँ पे आपका जाने का मन नहीं करता, देन यू आर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली। उसका इम्पैक्ट सिर्फ बिजनेस की एफिशिएंसी पे नहीं होगा, आपकी मेंटल हेल्थ पे होगा, आपकी फिजिकल हेल्थ पे होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज की डेट में न्यू एज डिजाइनिंग में ध्यान रखी जाती हैं। बायोफिलिक डिजाइन एक कंसेप्ट है जहाँ पे आप ये ध्यान रखते हैं कि नेचुरल लाइट है कि नहीं है ऑफिस में, ग्रीनरी है कि नहीं है, कहीं पे अगर फ्लोइंग वाटर का इम्पैक्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता है, लाइटिंग कितनी है। मतलब आज डिज़ाइन में ये भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस लाइटिंग लेवल पे हम काम कर रहे हैं क्या वो ठीक है काम करने के लिए। कहीं वो ज़्यादा तो नहीं है, हमारी आंखों पे फ़र्क पड़ सकता है, कहीं वो कम तो नहीं है, हमारी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ सकता है। बिल्कुल। तो चेयर्स जो हैं वो अर्गोनॉमिक है कि नहीं है, आप 10 घंटे जिस चेयर पे बैठे हैं वो अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन होनी चाहिए, एस्थेटिक्स, टेबल, मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी के ऊपर, एफिशिएंसी के ऊपर, उसकी हेल्थ के ऊपर, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। एंड आपके ऑफिस में अगर कोई 1/3 जीवन बिता रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है ये ध्यान में रखना। तो आप लोग इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं? बिल्कुल। चेयर, दीवारें, खिड़कियां, लाइट्स, पानी, हर चीज। ये ही न्यू एज डिजाइनिंग भी है रंजना। मतलब अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो फिर तो आप वही ऑफिस बना रहे हैं जो 50 साल पहले थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये दिस इज द न्यू एज डिजाइनिंग कि आपकी चेयर्स अर्गोनॉमिकली हैं कि नहीं है, आपके पास ब्रेकआउट स्पेसेस हैं कि नहीं है जहाँ पे एम्प्लॉयज 15-20 मिनट जाके इनफॉर्मली बैठ के बातचीत कर सकते हैं, या फिर ग्रीनरी है कि नहीं है, बालकनीज, नेचुरल लाइट को एक्सेस आपके पास है या नहीं है, कितना ग्रीन ऑफिस है आपका, कितना सस्टेनेबल ऑफिस है आपका, फ्रेश एयर का सर्कुलेशन है कि नहीं है। आज की डेट में लोगों को लगता है कि एसी अगर है तो बहुत है, बट एसी के साथ एक कंसेप्ट है विच इज फ्रेश एयर सर्कुलेशन। बिल्कुल। अगर फ्रेश एयर सर्कुलेशन नहीं है, आप एसी में बैठिए 10 घंटे, आपके सर में दर्द होगा। तो जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं सब में फ्रेश एयर सर्कुलेशन होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, यही न्यू एज डिजाइनिंग भी है। तो आप लोग वास्तु पर भी कुछ काम करते हैं? वास्तु का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मुझे लगता है। जो मानते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो नहीं मानते हैं नहीं होता है। बट हाँ, हम लोग प्रेफर करते हैं कि हमारे डिजाइनर, हमारी जितनी डिजाइन टीम है सारी वास्तु कंप्लाइंट है। हम प्रेफर करते हैं कि हम वास्तु कंप्लाइंट ऑफिस दें किसी को, क्योंकि लोगों की सोच है और वास्तु का, मैं पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि वास्तु का इम्पैक्ट होता भी है। हाँ बिल्कुल तो होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस चीज़ में एक एक्सपीरियंस्ड डिजाइनर का वास्तु कंप्लाइंट होना भी बहुत ज़रूरी है। कभी बैड एक्सपीरियंस हुआ? गुड और बैड एक्सपीरियंस मुझे लगता है पैक एंड पार्सल है ऑफ बिजनेस। उस बैड एक्सपीरियंस से आपने सीखा क्या, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, मुझे जानना है क्या सीखा। मतलब एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज बेटर कैसे हो सकती हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग, रूट कॉज एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर बैड एक्सपीरियंस हो भी गया और आपने उससे कुछ सीखा और आगे बढ़ गए और ये इंश्योर कर लिया कि वो दोबारा ना हो, तो वो मुझे लगता है कि बैड एक्सपीरियंसेस के बिना आपको सीखने को नहीं मिलेगा। और जब सीखने को नहीं मिलता, इंसान सीखना बंद कर देता है तो फिर जीना बंद कर देता है। तो बैड एक्सपीरियंस होते ही इसलिए कि आपको कुछ सिखाया जाए और आप उससे कुछ सीखें। हाँ, मेरा तो मानना है कि सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, हम सारे लोग सारी जिंदगी प्रैक्टिस में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर कोई ये बोलता है कि मुझे बिजनेस में आज तक कभी बैड एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि शायद वो झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिजनेस में, मतलब 6 सिग्मा परफेक्शन पे अगर कोई काम कर लेंगे तो फिर भगवान और इंसान में फ़र्क ही नहीं बचेगा। गलतियां सबसे होती हैं, आप उन गलतियों से क्या सीख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। संजीव, एक सवाल है मेरा कि आप लोग कमर्शियल में ही क्यों है, रेजिडेंशियल में क्यों नहीं है? ये बहुत गहरा सवाल है। मुझे इसका जवाब जानना है। देखिए, रेजिडेंशियल इंटीरियर डिजाइनिंग जहाँ तक मुझे लगता है एक सेंटिमेंटल ड्रिवन मार्केट होती है, जहाँ पे आपके परिवार के बहुत सारे लोग उस डिजाइनिंग में इन्वॉल्व होते हैं। आप चाहेंगे कि आप अपनी वाइफ से भी ओपिनियन लें कलर्स कैसे होने चाहिए, आप अपने बच्चों से भी ओपिनियन लें कलर्स कैसे होने चाहिए, आपके माता पिता भी कंट्रीब्यूट करें कि कैसा डिज़ाइन होना चाहिए। तो वो सब ओपिनियंस लेते लेते टाइम इतना निकल जाता है और इंसान का सेंटीमेंट ये होता है कि चाहे
मैं घर में जाऊँ 1 महीना लेट या 2 महीने लेट, बट मेरा घर परफेक्ट होना चाहिए, सबकी पसंद के हिसाब से होना चाहिए। वो एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि कहीं हमारे लिए ठीक नहीं है। वेयर एज कमर्शियल ऑफिसेज, अगर आप देखेंगे तो कमर्शियल ऑफिसेज प्रैक्टिकलिटी पे डिज़ाइन होते हैं। लोगों को जल्दी होती है कि हमारा ऑफिस जल्दी स्टार्ट हो। तो अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे तो मैं आप टेक्निकली समझाऊं, 2000 स्क्वायर फीट का रेजिडेंशियल डिज़ाइन करने में जितना टाइम लग जाता है ड्यू टू बैक एंड फोर्थ ऑफ कलर्स, वेरियस डिसीजन मेकर्स, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग फास्ट नहीं हो पाती है। उतने टाइम में आप आराम से 20,000 स्क्वायर फीट कमर्शियल डिज़ाइन करके ख़त्म कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी का बहुत बड़ा लॉस है। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि रेजिडेंशियल एक्सपर्ट्स को ही करना चाहिए। हम लोग रेजिडेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, हम कमर्शियल प्लान नहीं है कोई फ्यूचर में? अभी तक हमने रेजिडेंशियल के बारे में सोचा नहीं है, और ना मुझे लगता है कि हम सोचेंगे भी। कमर्शियल एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ा वैल्यू एड कमर्शियल डिज़ाइन एंड बिल्ड में मुझे लगता है कि हम लोग कर पाएंगे अगले आने वाले 1-2 सालों में। तो हमारा फोकस कमर्शियल है। अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करेंगे। हम लोग शायद डिफरेंट कंट्रीज़ में जाएंगे, इंडिया में और ऑफिसेस और सिटीज़ को पेनिट्रेट करेंगे, बट रेजिडेंशियल शायद हम लोग ना करें। अभी कितना स्क्वायर फीट आप लोग खूबसूरती अपनी उसमें जगा चुके हैं? देखिए, अगर पास्ट एक्सपीरियंस को जोड़ लें तो मुझे लगता है कि शायद मैंने अपने एक्सपीरियंस में और आशीष ने अपने एक्सपीरियंस में हमने 30 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा क्या बात है! डिज़ाइन और एग्जीक्यूट कर लिया है। बट हाँ, एयर ब्रेक में अभी हम लोग 2 या 2.5 लाख स्क्वायर फीट एग्जीक्यूट करके हैंड ओवर कर चुके हैं। तो पिछले 1 साल में जो हमारी जर्नी रही है, हमने करीबन 2.5 लाख स्क्वायर फीट ऑफिसेस को डिज़ाइन किया है और एग्जीक्यूट किया है और डिलीवर किया है सक्सेसफुली। और इस 1 साल की जर्नी में हम लोगों ने नेस्ले, होंडा, कोका कोला, वी वर्क, इस टाइप के क्लाइंट्स के साथ काम किया। अच्छा। एंड वी हैव बीन एबल टू गेज दीज काइंड ऑफ क्लाइंट्स इन द वेरी फर्स्ट ईयर। हाँ, मुझे लगता है जिस तरह से कंपनियां आ रही हैं मार्केट में, जिस तरह से स्टार्टअप छोटे बड़े हर तरह के खड़े हो रहे हैं, आने वाले टाइम में तो मतलब क्या कहना है आपका, आने वाले टाइम में किस तरह का रहना है फ्यूचर? हिंदुस्तान एक सबसे ज़्यादा स्टार्टअप देने वाली कंट्री है मुझे लगता है। पूरे वर्ल्ड में ऑल टुगेदर जितने स्टार्टअप्स होते हैं उतने अकेले हिंदुस्तान में होते हैं, और पूरे वर्ल्ड में ऑल टुगेदर कंबाइंड जितने यूनिकॉर्न्स बनते हैं सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में बनते हैं। उसका कारण भी है मुझे लगता है, उसका कारण है कि यहाँ की सरकार पिछले 10 सालों 15 सालों में जो सरकार है वो बहुत स्टार्टअप फ्रेंडली सरकार है। एंड आप माने या ना माने, आप चाहे कुछ भी बोले, मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहता, बट आप कुछ भी बोले, सरकार बहुत स्टार्टअप फ्रेंडली है। वही रीज़न भी है कि स्टार्टअप फ्लरिश कर रहे हैं इंडिया में। एंड उसके बहुत सारे रीजंस हैं। टैक्सेशन पॉलिसीज इस तरीके की हैं कि स्टार्टअप फ्रेंडली हैं, जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन से एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको ग्रांट्स मिलते हैं, आपको स्टार्टअप एमएसएमई का इम्प्लीमेंट होना, तो ये एक बहुत सारे कंफर्ट्स दिए गए हैं स्टार्टअप्स को कि हाँ स्टार्टअप बने यहाँ पे, और वो उसका मुझे लगता है कि नतीजा भी मिल रहा है, रिजल्ट भी मिल रहा है, और स्टार्टअप्स बन भी रहे हैं, फ्लरिश भी हो रहे हैं। तो इंडिया इज गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ स्टार्टअप्स। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस एंड आई हैव अ वेरी वेरी क्लियर पिक्चर कि हाँ, इंडिया सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स देता भी आया है और आगे भी देगा, क्योंकि सरकार बहुत स्टार्टअप फ्रेंडली है। बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। मैं तो जितने भी स्टार्टअप जनता से मिलती हूँ या फाउंडर्स वगैरह से मिलती हूँ, तो सरकार को लेकर के तो सभी काफ़ी खुश रहते हैं कि हम बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं, क्योंकि काम किया भी है। हाँ। आप शायद सड़कें बनी या नहीं बनी, बिजली बनी या नहीं बनी, बिजली मिली या नहीं मिली, मकान बने या नहीं बने, मुझे नहीं पता, बट हाँ स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने बहुत काम किया। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि सड़कों के लिए भी बहुत काम किया है। हम मतलब अगर हम घर में बैठे हुए हैं तो हमें क्या पता कि बाहर की दुनिया कैसी है। बिल्कुल। लेकिन आप ट्रैवल करके देखिए तो इन 10 से 5 सालों में जो चेंज हुआ है, जो सड़कें जिस तरह से बदली हैं, या बिजली की ही बात करें या पानी की ही बात करें, तो जिंदगी आसान हुई है। देखिए, हिंदुस्तान का नक्शा और हिंदुस्तान की रेपुटेशन, दोनों चीज़ें चेंज हो गई हैं पिछले 10 साल में। अब वो एक स्ट्रॉन्ग सरकार की वजह से ही हुई है। एवरीवन नोज द रीज़न कि क्यों एक फेसलिफ्ट हो गया है, क्यों इंडियंस को एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलने लग गया है बाहर कंट्रीज़ में, क्यों इंडिया को स्टार्टअप हब का एक दर्जा मिल गया है, क्यों लोगों को लगता है पहले लोग सिलिकॉन वैली जाके स्टार्टअप करते थे, आज लोग बैंगलोर आके स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों है? जस्ट बिकॉज पॉलिसीज आपको सपोर्ट करती हैं, सरकार आपको सपोर्ट करती है। बिल्कुल सही बात है। तो संजीव, ऐसा नहीं लगता है कभी, किसी ने कहा नहीं कि IIM पास आउट हैं आप और आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया, आप तो आप कुछ और बहुत बड़ा कर सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ा है, लेकिन ज्ञान देने वाले लोग हमारे आसपास बहुत सारे होते हैं। देखिए, आपको ये समझना है कि किसकी बात सुननी है, किसकी बात नहीं सुननी है। जब आप एक जर्नी पे चलते हैं तो बहुत सारे लोग आपके वेल विशर्स होते हैं, बहुत सारे लोग आपको पुल डाउन भी करते हैं,
बट हाँ, अप्स एंड डाउन्स हर जगह हर किसी को मिलते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप उनको पॉजिटिवली लें, आगे बढ़ें। यही एक टेक अवे होना चाहिए, किसकी बात सुननी है, किसकी बात नहीं सुननी है। कहावत है, सुनो सबकी करो मन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इम्प्लीमेंट रखनी। एंड आपको अगर ठीक लग रहा है तो आप करिए, दुनिया क्या बोल रही है फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि IIM IIT का टैग कोई बहुत ज़रूरी टैग नहीं है स्टार्टअप करने के लिए, राइट। सो आशीष जो मेरे को फाउंडर हैं वो IIM IIT से नहीं है, बट हम बहुत अच्छा एक स्टार्टअप चला रहे हैं। ना ही हमने फंडिंग लिए, तब भी हम अपने आप को स्टार्टअप बोलते हैं। तो लोगों को लगता है कि स्टार्टअप तो वही दो लोग कर सकते हैं, या तो वो IIT और IIM के हैं या फिर उनके पास फंडिंग है। इसके अलावा तीसरा आदमी स्टार्टअप नहीं कर सकता। तो वो सोच थोड़ी चेंज होगी मुझे लगता है आने वाले टाइम में, जब बहुत सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के मिथ बस्ट हो रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। उस तरीके से जब आगे सस्टेनेबल बिजनेस ही रह जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ, स्टार्टअप is creating a sustainable business, creating value for society, for your employees, for yourself. देखिए, इंडिया में तो टैलेंट ऐसे भरा पड़ा है, मुझे ऐसा लगता है। हमारे देश में टैलेंट बहुत है ना, लेकिन फिर भी अगर आप IIT या IIM से हैं तो इन सामने वाला आपको ठहर करके सुनता है ना, ये फायदा मिलता है ना, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। तो आपको IIM का टैग तो है आपके पास, तो उससे आपको फायदे किस तरह के मिले हैं? लोगों ने ठहर के सुना है, भरोसा किया है आप पे? थोड़ा भरोसा ज़रूर बढ़ जाता है, मैं अग्री करूँगा आपकी बात से, थोड़ा भरोसा ज़रूर बढ़ जाता है। एंड आई थिंक हमें जो फ़ायदा मिला है वो ये मिला है, एक फ़ायदा जो कि मैं बड़ा ओपनली बताना चाहता हूँ, कि हम अच्छा टैलेंट अट्रैक्ट कर पाए हैं। जब लोग ये देखते हैं कि हाँ, IIM के एल्यूमिनाई ने स्टार्टअप किया है, तो शायद लोगों को थोड़ा भरोसा होता है। बट मुझे लगता है कि वो भरोसा लॉन्गर रन में वो मानसिकता चेंज होगी। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप IIT से हैं या IIM से हैं या फिर किसी भी कॉलेज से हैं, अगर आप एक सस्टेनेबल बिजनेस बना रहे हैं तो भरोसा उस चीज़ पे होना चाहिए लोगों को। कंपनी के ऊपर होना चाहिए, फाउंडर के ऊपर होना चाहिए, ना कि कॉलेज के नाम पे। हाँ, नहीं, वो तो है। तो कॉलेज आपको बहुत कुछ सिखाता है, बट मुझे नहीं लगता किसी भी कॉलेज में ये सिखाया जाता है कि बिजनेस कैसे बनाना है। IIM में सिखाया जाता है? नहीं, IIM में ये सिखाया जाता है कि मैनेजमेंट कैसे करनी है। बिजनेस कैसे बनाना ये कोई कॉलेज नहीं सिखाता है। मैं IIM के बाद केलॉग भी गया हूँ, मैंने केलॉग में भी एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया है बॉस्टन में। वहाँ पे भी ये नहीं सिखाया जाता कि बिजनेस कैसे बनाना है, सस्टेनेबल बिजनेस क्या होता है, ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता। ये एक्सपीरियंस से लेना पड़ता है। ये आपको एक्सपीरियंस से मिलेगा। जब आप ग्राउंड पे काम करेंगे, जब आप जॉब में काम करेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा। तो हाँ, ज़रूर है कि अभी आज के एनवायरनमेंट में IIT IIM का फ़ायदा होता है, लोग सुनते हैं, भरोसा करते हैं, बट मुझे लगता है कि भरोसा ज़्यादा आपकी कैपेबिलिटी पे होना चाहिए। बिल्कुल। इन्वेस्टर्स ने आपको खुद तो कनेक्ट होने की कोशिश की होगी, क्योंकि आपका जिस तरह का काम है या आपका जो एकेडमिक्स है, इन सारी चीज़ों पर आप ये मान के चलिए कि हर ऑल्टरनेट वीक पे एक इन्वेस्टर मीटिंग हमारी ज़रूर होती है। अच्छा। उस मीटिंग में मैं जाता हूँ, बट समझने के लिए जाता हूँ कि डायनामिक्स क्या है, क्या वैल्यू एडिशन होगा, एंड अगर कोई वैल्यू एडिशन हमारे बिजनेस के लिए तो हम सोचेंगे। बट हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने, सिंस वी आर अ प्रॉफिटेबल कंपनी, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने हमें रीच आउट किया है। बट मुझे नहीं लगता कि अभी स्टेज पे हमारे को एक्सटर्नल फंडिंग की ज़रूरत है। शायद कुछ टाइम बाद अगर होगी तो वी आर ओपन टू इट। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल एक्सटर्नल फंडिंग के अगेंस्ट हूँ। अनलेस एंड अनटिल आपको ये पता है और ये समझ है कि अगर फंड्स लेने हैं तो उन फंड्स को प्रोडक्टिवली यूज़ कैसे करना है। मैं अगेंस्ट हूँ मिस यूज़ ऑफ फंड्स के, कि बहुत इजीली आपने फंड रेस कर लिया मार्केट में एंड देन यू स्टार्ट मिस यूजिंग इट। आपको समझ में नहीं आता कि खर्चा क्या करना है या उन फंड से क्या वैल्यू एडिशन करना है, तो वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। संजीव, एयरब्रिक का बिजनेस मॉडल क्या है? मतलब हमें एक दो चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि थोड़ा आप भी बताएं। देखिए, एयरब्रिक हम लोग मोनेटाइज करते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड से, एंड हमारी USP है डिज़ाइन। तो हम जिस तरीके से ऑफिस डिज़ाइन कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि अक्रॉस इंडिया अभी ऐसा कोई प्लेयर है कि जो उस तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको एक रियलिस्टिक डिज़ाइन दे। हाँ, नहीं, कोई भी नहीं है, मैंने तो सुना नहीं है। हाँ जी, तो वही एक गैप हमने आइडेंटिफाई भी किया। मतलब काम करना क्यों ज़रूरी है, जैसा आपने पूछा, तो 5 साल काम करके समझ में आया कि डिज़ाइनिंग में गैप है। एग्जीक्यूशन तो शायद आप डिज़ाइन बना के दे देंगे तो शायद कोई भी कर लेगा। हाँ, बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी हैं और एग्जीक्यूशन में, बट गैप था डिज़ाइनिंग में। तो वो डिज़ाइनिंग के गैप को हमने फिल किया है। तो हमारा बिजनेस मॉडल है दैट वी क्रिएट अ सस्टेनेबल डिज़ाइन, वी क्रिएट वेरी गुड लुकिंग एंड वेरी वाइब्रेंट डिज़ाइंस, वी क्रिएट ऑफिसेज वेयर पीपल वांट टू कम एंड वर्क रादर देन सुबह उठ के लोग ये सोचें कि यार आज फिर ऑफिस जाना है। वैसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों का बिजनेस मॉडल यही है कि सस्टेनेबल तरीके से ऑफिसेज डिज़ाइन करने हैं और सस्टेनेबल तरीके से एग्जीक्यूशन करनी है, क्रिएटिंग सम वैल्यू फॉर द मनी। कोई भी ऑफिस अगर बनता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनता है,
कोई इंसान अगर अपना ऑफिस बनाता है तो मुझे लगता है 7-10 साल 15 साल के लॉन्ग टर्म प्लान करके बनाता है, और कोई ऑफिस बार बार रीडू भी नहीं होता है। तो वो साइकी समझना बहुत ज़रूरी है किसी कस्टमर की। अगर कोई 10 साल के लिए अगले आपके साथ इन्वेस्ट है तो क्या आप उसके लिए वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, वो जवाब होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो वो 10 साल का जवाब आई थिंक हम लोग बाय आवर सस्टेनेबल डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन देते हैं। तो गुड डिज़ाइनिंग, बेटर डिज़ाइनिंग, सस्टेनेबल डिज़ाइनिंग, फास्ट डिज़ाइनिंग एंड फास्ट एग्जीक्यूशन, आई थिंक ये 5 पिलर्स हैं जिन पे हम ऑपरेट करते हैं। एंड हम आज तक मुझे नहीं लगता हमने कोई ऑफिस किसी के लिए कभी डिले किया होगा। हम लोगों ने जिस टाइम पे जिस कस्टमर को अपने ऑफिस का इनॉग्रेशन करना था या पूजा करनी थी, उस दिन पे उनकी पूजा करवाई है। क्या बात है, बहुत अच्छे। ये एआई जो आपने इसमें मतलब क्योंकि आप लोग एआई पर ही सारी चीजें कर रहे हैं जी। तो ये बाद में एआई जोड़ा या शुरू से ही एआई के साथ काम शुरू किया? देखिए, टेक्नोलॉजी तो स्टार्टिंग से ही क्लियर था कि ये जो रूडिमेंट्री प्रॉब्लम है कि डिज़ाइन किसी भी कस्टमर का या किसी भी ऑफिस का 20 से 25 दिन चलता है, तो ये हैविंग डिलीवर्ड 30 लाख स्क्वायर फीट, तो समझ में आ गया था कि प्रोसेस तो सेम है, स्टेप सेम है कि कोई डिज़ाइनर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को समझेगा, फिर लेआउटिंग करेगा, फिर मूड बोर्ड बनाएगा, फिर कलर स्कीम पे अप्रूवल लेगा, फिर डिज़ाइनिंग करेगा। तो जब प्रोसेस सेम है और सेम ही 5 स्टेप रिपीट होने हैं, तो क्यों ना टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके इस चीज़ को थोड़ा सा कट शॉर्ट करके इस तरीके से बनाया जाए कि हाँ, मोनोटोनस काम जो है और जो रिपीटेड काम है वो ख़त्म हो जाए। तो वो क्लैरिटी डे 1 से थी कि हाँ, टेक्नोलॉजी के थ्रू ये मोनोटोनस और रिपीटेड और बोर्डम वाले कामों को ख़त्म करना है। बट हाँ, एआई का इंटीग्रेशन हमने शायद 3 या 4 महीने बाद किया। हमें ये समझ में आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो रेप्लिकेटिंग द डिज़ाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट वी डिड। तो हमारे पास अगर एक डिज़ाइन है तो हम पूरे ऑफिस को रेप्लिकेट करके दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बॉस केबिन, अपना मैनेजर केबिन किसी का डिस्कस किया कि हमें मैनेजर केबिन ऐसा बनाना है, उस थीम पे आपके बाकी ऑफिस एरियाज, रिसेप्शन, वर्क स्टेशन, वॉशरूम्स, पैंट्री, कैफेटेरिया, ब्रेकआउट कैसा लगेगा, ये हम चंद मिनटों में दिखा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। बहुत सही। तो लोगों को ये नहीं सोचना पड़ता कि मैंने एक डिज़ाइन तो पकड़ लिया, एक रिसेप्शन का तो डिज़ाइन तो मैंने फाइनल कर लिया, बट मेरा बाकी ऑफिस कैसा बनेगा इस थीम पे, वो प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। तो हम ऑन द स्पॉट किसी को दिखा सकते हैं कि अगर आपको ये थीम पसंद है तो आप पूरा ऑफिस इस तरीके से बना सकते हैं। संजीव, आप कहाँ से, किस शहर से मतलब बिलोंग करते हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं? आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपका स्कूलिंग, बचपन कैसा रहा, ये सारी चीज़ों पे थोड़ा हम लोग इन सवालों पर आ जाते हैं। देखिए, हम बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते हैं। हम लोगों के फैमिली रूट्स हैं राजस्थान में, जोधपुर में, एंड माय फादर बिलोंग टू जोधपुर एंड माय मदर इज़ फ्रॉम दिल्ली ओनली। तो मैं और मेरा भाई, छोटा भाई, वी आर बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। तो हम लोगों ने यहीं पे सब कुछ स्कूलिंग करी है, यहीं पे सारी पढ़ाई भी करी है, एंड हम लोग प्रॉपर दिल्लीइट हैं, आप बोल सकते हो। बट yes, background is very diverse. My father was a very senior IPS officer and my mother was a teacher. So हमारे अंदर एक डिसिप्लिन बचपन से ही घर पे था। तो वो डिसिप्लिन में ये एक्सपेक्टेशन भी थी कि शायद हम भी सिविल सर्वेंट बनेंगे। बट हाँ, कुछ और ही लिखा था, तो हमने IIM चूज़ किया। मैंने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे CA भी किया, बट CA करते करते जब अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया तो देन आई स्टॉप्ड CA एंड स्टार्टेड माय ग्रेजुएशन। तो सारी स्कूलिंग वगैरह दिल्ली से करी। बहुत मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते हैं हम। दिल्ली में ही हम लोगों ने सब कुछ है, दिल्ली में हमारा घर भी है, बट अब हम लोग गुड़गांव में रहते हैं। तो बहुत ही मॉडेस्ट एक फैमिली है जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, दोनों पेरेंट्स हमारे। हम दोनों भाई अभी फ़िलहाल पहले जॉब में थे, अब आई एम रनिंग माई ओन स्टार्टअप। माई ब्रदर इज़ वर्किंग विद वन ऑफ द यूनिकॉर्न्स अगेन एज बिजनेस हेड। सो यस, हम लोगों को कॉर्पोरेट कल्चर ने हमेशा से अट्रैक्ट किया। संजीव, आपको क्या लगता है कि जो बच्चे स्टार्टअप की दुनिया में आना चाहते हैं, क्योंकि आपके अपने खुद के भी चैलेंजेस रहे होंगे, मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्टार्टअप, चाहे वो आज की डेट में आप लोग प्रॉफिटेबल हैं और बाकी स्टार्टअप्स की तुलना में थोड़ा इजी रहा होगा, लेकिन फिर भी चैलेंजेस तो आपके भी रहे होंगे, है ना? बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि आपको जब एयरब्रिक, जब आपने उसको शुरू किया और यहाँ तक जो पहुँचा 1 सालों में, और जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप लोग प्रॉफिटेबल हैं, है ना? तो चैलेंजेस क्या रहे आपके इसके, मैं चाहूँगी आप उस पर थोड़ा बात करें, ताकि जो बच्चे आने वाले हैं ना इस इंडस्ट्री में, उनको कुछ इससे सीख मिल सके। देखिए, कोई भी अगर स्टार्टअप करना चाहता है तो मैं बिफोर आई कम टू माई चैलेंजेस, मेरा एडवाइस ये रहता है कि हमेशा 3 चीज़ों का आप ध्यान रखें। नेवर फील दैट यू आर राइट। हमेशा डेटा देखें। अगर डेटा बोल रहा है कि हाँ, जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं वो ठीक है, तो वो डिसीजन ठीक है।
somehow अनफॉर्चुनेटली हम ह्यूमंस को कभी ये फील नहीं होता कि हम गलत हैं, बट हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत होते हैं. तो नेवर गो ऑन द गट फीलिंग कि हाँ जो आपको लग रहा है वो ठीक है, और अगर आप इस इंडस्ट्री में जाएंगे या फिर इस बिजनेस में जाएंगे तो आप अच्छा करेंगे. आप डेटा को देखिए. सेकेंड पॉइंट दैट आई वुड वांट टू टेल पीपल इज ऑलवेज पीवट ऑन राइट टाइम. हाँ आपको लगता है कि आप ठीक हैं, डेटा भी बोल रहा है आप ठीक है, देन यू हैव टू वेट फॉर राइट टाइम. वो राइट टाइम हो सकता है कि कॉलेज की ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली हो, या फिर 10-12 साल रुकने के बाद हो. जैसे हमारे केस में, मेरे केस में वो राइट टाइम 11 साल के बाद आया. तो वो एक बहुत ज़रूरी है कि आप फिगर आउट करें कि वो राइट टाइम कब है. एंड थर्ड इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव राइट सेट ऑफ पीपल विद यू, स्मार्ट पीपल विद यू हु आर स्मार्टर देन यू. आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई भी जंग अकेले नहीं जीती जाती है. एक टीम होनी बहुत ज़रूरी है, और एक ऐसी टीम होनी जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो. तो अगर हम लोग किसी इंटीरियर डिज़ाइनर कोई हमारे यहाँ ज्वाइन करता है तो हम हमेशा ये देखते हैं क्या वो हमसे बेटर डिज़ाइन जानता है, तो शायद वो हमारे लिए ठीक है. तो ये एक 3 चीज़ें किसी को भी ध्यान में रखनी चाहिए मुझे लगता है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, और ये आंसर्स होने आपके पास बहुत ज़रूरी हैं. बिल्कुल. चैलेंजेस, मुझे लगता है कि वही सब चैलेंजेस जो एक स्टार्टअप फेस करता है. हाउ टू क्रिएट रेपुटेशन, हाउ टू अट्रैक्ट टैलेंट, कैसे सही लोगों को लेके आया जाए. आपको सही लोग मिल भी जाते हैं तब भी आपको ये चैलेंज फेस होता है कि आप एक नेसेंट स्टेज इनिशियल स्टार्टअप हैं, जॉब स्टेबिलिटी है या नहीं है, कैसे जॉब सिक्योरिटी देंगे. ये सब क्वेश्चंस हमने भी फेस किए. फाइनेंसिस के क्वेश्चंस हमने भी फेस किए. इंटरनल चैलेंजेस हमने भी बहुत फेस किए कि कैसे पैसा इन्वेस्ट करें, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें. फंडिंग की टेक्निकल जार्गन हमें अभी भी नहीं आती है बहुत ज़्यादा, बट मुझे लगता है कि डिसीजंस ठीक होने चाहिए. तो जो भी एक नेसेंट स्टेज स्टार्टअप के इनिशियल चैलेंजेस होते हैं वो सब चैलेंजेस हमने फेस किए हैं. कैफे में बैठ के काम करना, ऑफिस स्पेस ढूंढना, कितना ऑफिस लेना है, कहाँ पे ऑफिस लेना है, कौन सी जगह ठीक अच्छा, रहेगी. ये वाला कब तक चलता रहा शुरुआती दिनों में? आई थिंक हाँ, शुरुआती दिनों में हमारे को 2 महीने लग गए थे ये सब डिसीजंस लेने में और एक स्टेबल ऑफिस स्पेस बनाने में. एंड द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी फेस्ड वाज अट्रैक्टिंग द राइट टैलेंट. तो जब आपको ये सवाल शुरुआत के 1-2 सालों में आपको अपनी कंपनी कैंडिडेट्स के सामने बेचनी पड़ती है, दैट हाउ डू वी क्रिएट वैल्यू फॉर यू. हम लोग आपके लिए कैसे वैल्यू क्रिएट करेंगे, क्या फ़ायदा है आपका अगर आप हमारे साथ आते हैं. तो 2 साल के बाद टेबल्स चेंज, देन एम्प्लॉयज थिंक कि हमारा क्या फ़ायदा है कि हम किसी कंपनी के साथ जाते हैं. तो वो इनिशियल फेज किसी को भी बहुत स्टेबल जॉब चाहिए होती है जो भी एम्प्लॉय मार्केट में या कैंडिडेट मार्केट में होता है, तो उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है. वो कन्विंसिंग होना चाहिए जवाब कि आप एक स्टेबल और सिक्योर जॉब दे पा रहे हैं और द कॉज इज़ राइट, सही कॉज के लिए दे पा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो सारे चैलेंजेस हमारे साथ भी रहे हैं. द बिगेस्ट वाज हायरिंग फॉर अस. तो अब जाके थोड़ा 1 साल बाद थोड़ा स्टेबल हुआ है. बट नाउ वी हैव गुड वेरी वेरी टैलेंटेड टीम विद अस who are helping to kind of build the dream that we have, and they all are living their dreams as well. ऐसा ही नहीं है कि हमारे सपने बन रहे हैं, सब अपने अपने सपनों पे काम कर रहे हैं. बिल्कुल सही बात है. क्या लगता है आपको संजीव की सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या फेसबुक, इन सब चीज़ों का कितना बड़ा योगदान है एक स्टार्टअप को बड़ा करने में या लोगों तक पहुंचने में? देखिए, मार्केटिंग अगर सही तरीके से करी जाए तो वो बहुत हेल्दी मार्केटिंग हो जाती है, और गलत तरीके से करी जाए तो वो मुझे लगता है कि बहुत डेंजरस हो सकती है आपके स्टार्टअप के लिए. सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, नो डाउट. जो आप सोशल मीडिया पे जो मार्केटिंग आज आप कर सकते हैं वो मुझे लगता है कि उतना मार्केटिंग बेस क्रिएट करने में पहले आपको 2-4 साल लग जाते थे. सोशल मीडिया ने एक बहुत अच्छी पेनिट्रेशन, कस्टमर रीच, डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स का टच बेस, एक कस्टमर का एग्जैक्ट एक्सपीरियंस आप जान सकते हैं. आज की डेट में लिंक्डइन पे कमेंट करके आपको आपका कस्टमर बता सकता है कि आपकी सर्विस अच्छी है कि नहीं है, जो पहले नहीं था. पहले ईमेल्स आते थे या कस्टमर को पता ही नहीं होता था कि कहाँ पे अपनी कंप्लेंट रेज करनी है. तो सोशल मीडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और मुझे लगता है कि आगे भी बहुत रोल प्ले करेगी. ना सिर्फ मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग तो एक पोर्शन है सोशल मीडिया के लिए. मुझे लगता है स्टार्टअप्स को सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए कस्टमर एक्सपीरियंस को जानने के लिए. दैट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू हैव डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम योर कस्टमर. एज अ फाउंडर अगर आप किसी भी कंपनी में, D2C कंपनी में है, B2B कंपनी में है, सोशल मीडिया के जरिए ही आपको डायरेक्ट फीडबैक मिल सकता है. वरना उसके अलावा कोई भी फीडबैक जो आपके पास आएगा वो फिल्टर्ड होगा, आपकी टीम के थ्रू आएगा. तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तो है ही, एक कस्टमर प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने कस्टमर्स का फीडबैक जान सकते हैं, करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि जो सर्विसेज और प्रोडक्ट आपने मार्केट में उतारे हैं क्या वो कस्टमर्स को पसंद आ रहे हैं, क्या वो उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हैं. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. तो सोशल मीडिया का रोल है, और मुझे लगता है आगे जाके रोल और बढ़ेगा. सोशल मीडिया अगर प्रेजेंस आपकी नहीं है
तो मुझे नहीं लगता कि आपके ब्रांड को कोई जान पाएगा। हम्म, तो टेकिंग डाउन द बैरियर्स ऑफ ज्योग्राफी, अगर आप हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं तो आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप दुबई में मार्केटिंग करें या सिंगापुर में मार्केटिंग करें। वो सोशल मीडिया के जरिए ही पॉसिबल है, पहले पॉसिबल नहीं थी। बिल्कुल। तो आज आप कहीं पे भी बैठ के काम करें, आपकी मार्केटिंग टीम कहीं पे भी हो, आपका हेड ऑफिस कहीं पे भी हो, आप पूरे वर्ल्ड ओवर मार्केट कर सकते हैं, आप पूरे वर्ल्ड ओवर अपने कस्टमर्स का फीडबैक गेज कर सकते हैं। तो वो एक स्ट्रेंथ सोशल मीडिया से ज़रूर मिली है और मुझे लगता है आगे जाके और स्ट्रेंथन होगा। बिल्कुल। शुरू में आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों तक पहुंचे या क्या, मतलब क्या स्ट्रैटेजी थी? तो हमारी पहले साल की कस्टमर एक्विजिशन की यही स्ट्रैटेजी रही कि हम रेफरल नेटवर्क और रिपीट क्लाइंट्स के पास, जहाँ पे लोगों को एक भरोसा था कि हाँ संजीव और आशीष अच्छा ऑफिस बनाते हैं, अब चाहे कंपनी कोई सी भी हो, किसी भी कंपनी के साथ वो एसोसिएटेड हो, हाँ इन लोगों को ऑफिस बनाना आता है, ये लोग टेक्निकली स्ट्रांग हैं, इनको पता है कि ऑफिस डिजाइनिंग में क्या लगता है और एग्जीक्यूशन में क्या लगता है। तो वो एक पहला साल उस स्ट्रैटेजी पे हमने काम किया एंड वी एक्वायर्ड लॉट ऑफ कस्टमर्स, लॉट ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, लॉट ऑफ MNCs एज आई मेंशन्ड। तो वो स्ट्रैटेजी पे काम किया। हाँ ऑर्गेनिक कस्टमर्स भी हैं हमारे पास, बहुत सारे कस्टमर्स ऑर्गेनिक हैं। फॉर एग्जांपल होंडा जैसा क्लाइंट हमारे पास ऑर्गेनिकली आया है। तो वो मुझे लगता है मार्केटिंग की ही देन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की ही देन है। संजीव, अगर हम साल 2007-8 की बात करें तो मतलब स्टार्टअप कल्चर जो था एकदम नया नया आया था, बहुत सारे लोग जानते नहीं थे इसके बारे में, है ना। लेकिन इन 10-15 सालों में दुनिया बहुत बदल चुकी है, मतलब इंडिया खासकर, भारत बहुत बदल चुका है और वो स्टार्टअप को बहुत अलग तरीके से देखता है। तो आप पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपने लंबे टाइम तक स्टार्टअप्स में काम भी किया और उसके बाद अपना खुद का भी स्टार्टअप शुरू किया। देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम, मुझे लगता है कि स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप इज अ बिजनेस ओनली। ये एक टैग है या फिर एक टर्म है स्टार्टअप, जो कि आजकल बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है। ऐसा नहीं है बिजनेसेस 2007 से पहले या 6 से पहले नहीं बनते थे, बिजनेसेस पहले भी बनते थे, बट हाँ ये टैग यूज नहीं होता था। तो ये एक बहुत ही फैंसी टैग है और ये लाइमलाइट में आया इसलिए क्योंकि शायद कुछ स्टार्टअप्स ने बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो किया कुछ टाइम पे। तो स्टार्टअप क्या होता है ये उस टाइम पे लोगों को पता चला कि हाँ स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी होती है जिसको आप बनाइए टेक्नोलॉजी के जरिए और एक्सपोनेंशियली ग्रोथ मिलेगी आपको, एंड यू कैन बी सक्सेसफुल इन 2 years 3 years। तो ये एक बर्स्ट क्रिएट हुआ उस टाइम से, स्टार्टअप वर्ल्ड एक नाम शुरू हुआ, जो कि मुझे लगता है कि बिजनेसेस पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम इज दैट, अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट कि आप सस्टेनेबल बिजनेस बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। स्टार्टअप है या बिजनेस है, मैं तो मतलब हिंदी में बोलता हूँ धंधा बनाना। धंधा बनाना बहुत जरूरी है, आपको धंधा बनाना आना चाहिए। आपने स्टार्टअप बना लिया लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, आप वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं, आपने वैल्यूएशन गेम में अपनी वैल्यूएशन कर ली 2 बिलियन 4 बिलियन 5 बिलियन और 5 साल बाद 6 साल बाद आप वापस बैक टू स्क्वायर वन हो गए, तो वो मुझे लगता है कि वो कोई पॉइंट ही नहीं है वैसे बिजनेस बनाने का। अल्टीमेटली स्टार्टअप इज अ बिजनेस, वेदर इट इज अ सक्सेसफुल बिजनेस और अ फेल्ड बिजनेस डिपेंड्स अपॉन आप कैसे बना रहे हैं उसको और आपका विजन क्या है वो बनाने के लिए। तो हाँ ये इकोसिस्टम बहुत अच्छा है आज की डेट में। स्टार्टअप को नर्चर करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे गवर्नमेंट, मैंने बोला एक चीज है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। पैसा पहले इतना आसानी से नहीं मिलता था, पैसा लेने के 2 या 3 जरिए होते थे, या तो आप बैंक लोन लीजिए या फिर आप कोई ओडी लीजिए या फिर मतलब उस तरीके से आपको एक डेट लाइन मिलती थी जिसे डेट लाइन बोलते हैं। तो अब इक्विटी के अगेंस्ट पैसा जो मिलता है, इक्विटी के अगेंस्ट पैसा पहले भी मिलता था। बड़ी कंपनीज अपनी इक्विटीज डाइल्यूट करती थी और अच्छे वीसीज या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो इक्विटी खरीदते थे और इतना ग्लैमरस नहीं होता था। हाँ ये सब, बट ये स्टार्टअप जो वर्ड है ये है अल्टीमेटली बिजनेस ही, नथिंग एल्स, धंधा ही है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रो करेगा नो डाउट, बट कलेक्टिवली आज की डेट में हम लोग बिजनेस बनाने को स्टार्टअप बनाना बोलने लग गए हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिजनेस बनाना और स्टार्टअप बनाना सेम ही चीज़ है। बट हाँ आप एक कौन सी वाइब्रेंसी के साथ, कौन सी होप के साथ, क्या एक्सपेक्टेशन के साथ बना रहे हैं, वो एक बहुत मैटर करता है। तो लाला बिजनेस जैसे होते थे, हाँ वैसा बिजनेस नहीं होना चाहिए, बट स्टार्टअप इज अ बिजनेस ओनली। बिल्कुल। लेकिन एक चीज तो है ना कि स्टार्टअप के साथ एक चीज तो है ना कि कुछ तो इनोवेशन हो रहा है, कुछ तो नया हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। हाँ ये एक बहुत अच्छी चीज है कि लोग थोड़ा डिफरेंटली सोचते हैं। लोगों को लगता है कि स्टार्टअप कर रहे हैं तो हाँ हम कुछ नया कर रहे हैं, बट वो नया करना भी अगेन डिपेंड इस पे करता है कि आप कितनी जील के साथ कर रहे हैं और आपका विजन क्या है, राइट। तो ये आपकी पॉइंट बिल्कुल मैं मान सकता हूँ कि हाँ स्टार्टअप करना इज समथिंग क्रिएटिंग न्यू, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कि आप कुछ ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जो कि नहीं था। जैसे स्विगी या जोमेटो है, तो वो एक रियल टाइम कस्टमर की ग्राउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि पहले आप किसी फोन नंबर पे फोन करते थे और फिर आप क्यू में रहते थे, फिर आप ऑर्डर लेते थे, फिर आपका ऑर्डर आता था,
अब आज की डेट में आप एक प्लेटफॉर्म आपके पास है जो कि मार्केट प्लेस की तरह आपके लिए काम कर रहा है, तो वो रियल वैल्यू ऐड है। बिल्कुल। तो क्या आप रियल वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप डिफरेंट तरीके से कैसे सोच रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा संजीव, एआई को किस तरह से देखते हैं आप? आने वाले टाइम में एआई कितना बदल देगा दुनिया को? मुझे लगता है कि बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा एंड एआई इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ जॉब्स। जो रिडंडेंट टास्क्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे एंड मुझे लगता है कि एआई ना सिर्फ रिडंडेंट टास्क को खत्म करेगा, एक टाइम सेविंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जहाँ पे आप जो टास्क 5 घंटे या 6 घंटे में करते हैं वो 5 मिनट या 4 मिनट में कर सकते हैं। तो एआई इज द न्यू चेंज दैट दिस era right now is seeing and it is going to impact each and every industry, चाहे वो आज हो या कल हो। हर इंडस्ट्री, हर कंपनी, हर सेक्टर एआई को इम्प्लीमेंट करेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए करे, छोटी चीज़ के लिए या बड़ी चीज़ के लिए। जैसे हमने इंटीरियर डिजाइनिंग में किया, शायद कोई और किसी और चीज़ में करेगा। जोमेटो ने एआई को इंटीग्रेट किया कि जब आप एक तरीके का फूड ऑर्डर करते हैं तो आपको फिर नेक्स्ट उसी तरीके की चीज़ें दिखती हैं, ये भी एआई ही है। तो AI is going to impact each and every person, each and every industry, each and every job in the near future. And AI जो लोग आज की डेट में अडाप्ट कर रहे हैं, जो अपने प्रोसेसेस को एफिशिएंट बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, दोज आर गोइंग टू सस्टेन। जो आज भी मोनोटोनस और बोरिंग चीज़ों को बोरिंग तरीके से कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत जल्दी वाइप ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है वो लोग क्या करेंगे जिनकी नौकरियां चली जाएंगी? बहुत सारी नौकरियां जाएंगी। शायद उन लोगों को अपने आप को एनहांस करना होगा। मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को अगर किसी भी मार्केट में टिके रहना है तो हर 3 या 4 साल में अपने आप को एनहांस करना बहुत जरूरी है। वरना आप जॉब तो चला लेंगे 15 साल 20 साल, बट वो प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी नहीं है। आपको भी पता है कि आपको एक ही तरीके का काम करना है तो आप कब तक कर पाएंगे। तो पॉइंट ये है कि हर किसी को अपने आप को अपग्रेड करना होगा, हर किसी को अपने आप को इररिप्लेसेबल बनाना होगा। ये बहुत जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं जो कि एआई टेक ओवर नहीं कर सकता है, या आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप बाकियों से अच्छा कर पा रहे हैं या बाकी नहीं कर पा रहे हैं। तो हर इंसान की अपनी एक्सपर्टीज होती है, कोर होती है, उसको ज्यादा स्ट्रेंथन करने पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। मतलब एआई तो एक जरूरत की चीज हो ही जानी है, क्योंकि आप देखिए कि सिलेबस में, बच्चों के सिलेबस में, स्कूल वगैरह में भी एआई एक सब्जेक्ट के तौर पर आ गया है। मुझे लगता है अभी जेनजी वाली जनरेशन जो आएगी ये सारे टास्क एआई पे ही करेगी, चाहे वो होमवर्क करना हो, चाहे वो असाइनमेंट करने हो। ऑलरेडी बहुत सारे लोग होमवर्क और असाइनमेंट एआई से ही करते हैं, बट जेनजी जो आएगी, जो नई जनरेशन आ रही है, ये लोग एआई के मास्टर्स होंगे। जो चीज़ हमने 35 साल 36 साल की एज में सीखी है, ये लोग 5 साल 6 साल की एज से देखना और इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में शुरू कर चुके हैं। तो यस, एआई इज गोइंग टू डिसरप्ट द ओवरऑल सिनारियो विच इज देयर इन द मार्केट राइट नाउ फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे भी आप अपनी एफिशिएंसीज को इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी बिजनेस में, चाहे आप दुकानदार ही क्यों नहीं है, आप अपनी दुकान में कुछ भी एफिशिएंटली बिल्ड कर सकते हैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी को लाके, तो आपको करना चाहिए। बिकॉज यही फ्यूचर है। आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा और वो आपसे आगे निकल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दिस इज हाउ इट वर्क्स, सैडली। लेकिन एआई के बड़े सारे नुकसान भी हैं, और इनसे मतलब आपको क्या लगता है कैसे बच के रह सकता है इंसान? क्योंकि घरों में घुस चुका है अभी एआई, हमारे फोन में तो आ ही चुका है। देखिए, मुझे लगता है कि लोगों को वाइजली यूज करना बहुत जरूरी है। मतलब एआई का बहुत सारे नुकसान है, आपने बिल्कुल ठीक बोला। एआई कैन बी मैनिपुलेटिव, AI can create pictures, AI can create talking pictures, AI can create videos of you talking. You will not even realize कि आपका वीडियो बात करते हुए किसी ने AI के थ्रू क्रिएट करके निकाल दिया, और वो इतना रियलिस्टिक होता है that 99.9% लोग नहीं बता पाएंगे कि AI के थ्रू वीडियो आया है। तो इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। जैसे मुझे लगता है कि बिटकॉइन को रेगुलेट किया गया काफी टाइम के बाद, AI को भी रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। वो रेगुलेशंस आने बहुत जरूरी हैं। एक टैब होना बहुत जरूरी है, वरना इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। जितने इसके फायदे हैं उतने इसके नुकसान भी हैं। बिल्कुल, वो तो है। एंड आप सोच भी नहीं सकते इस तरीके के नुकसान हो सकते हैं, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो ये बहुत जरूरी है कि इसकी यूसेज को टैप किया जाए। मैं चाहूंगी कि आप उन बच्चों को, हालांकि हम अभी इस पर बात कर चुके हैं, आपने हमें 3 पॉइंट्स दिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर वो बच्चे फाउंडर बनने जा रहे हैं तो उनको अपनी पर्सनैलिटी में क्या चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा और कैसे खुद को ग्रूम करना पड़ेगा, वो चीज आप बताइए। देखिए, एक फाउंडर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सही जगह पे सही लोगों को सही टाइम पे बिठाना। अगर आप ये कर पा रहे हैं, इफ यू आर अ गुड पीपल मैनेजर, और आप सही टाइम पे सही जगह पे सही आदमी को प्लेस कर पा रहे हैं किसी भी एक डिपार्टमेंट में,
एज अ फाउंडर आप देखेंगे आज की डेट में मेरा क्या काम है, मेरा काम है कि मुझे पता है कि इस डिपार्टमेंट में अब इस आदमी की ज़रूरत है, इस लेवल की पेडिग्री की हायरिंग करने की ज़रूरत है, तो वो हम कर लेते हैं। तो एज अ फाउंडर योर रोल शुड बी अबाउट द ग्रोथ। यू कैनॉट बी अ चीफ एवरीथिंग ऑफिसर, राइट? सीईओ का एक और फॉर्म भी होता है, चीफ एवरीथिंग ऑफिसर। आजकल लोग चीफ एवरीथिंग ऑफिसर बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर सीईओ हैं तो आप अपना टाइम वाइजली डिवोट करें, फाउंडर हैं तो अपना टाइम वाइजली डिवोट करें उन चीज़ों पे जो कि इंपॉर्टेंट है, विच इज़ ग्रोथ, स्ट्रैटेजी एंड पीपल मैनेजमेंट। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कौन सी नई मार्केट को आपको एक्सप्लोर करना है, कैसे एग्जिस्टिंग मार्केट्स को पेनिट्रेट करना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे बाहर जाना है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन कैसे करनी है, ये सब ग्रोथ में आता है। स्ट्रैटेजीज, हाउ डू यू safeguard yourself from the competitors, how do you safeguard yourself from the people who are trying to copy you, how do you safeguard your technology from being copied, how do you expand, ये सब strategies and people management is again सही जगह पे सही आदमी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये 3 चीजें किसी भी फाउंडर को और सीईओ को ध्यान रखनी चाहिए। तो यू हैव टू बी अ वेरी गुड पीपल मैनेजर, यू हैव टू बी अ वेरी गुड स्ट्रैटेजिस्ट। किसी को भी फाउंडर बनने के लिए मुझे लगता है पीपल मैनेजर बनना बहुत जरूरी है। वरना आप चीफ एवरीथिंग ऑफिसर बन जाएंगे, आपके ऑफिस में एक बल्ब भी खराब हो रहा होगा तो आप चेंज करने के बारे में सोच रहे होंगे। वो टाइम आपको किस चीज पे कितना डिवोट करना है, यू हैव टू वेरी प्रिकैरियसली डिवाइड योर टाइम। संजीव, आपने अपनी ओवरऑल पूरी जर्नी से क्या चीजें आपको ऐसी मिली जिनको आपको लगा कि मतलब अगर मैं ये एक्सपीरियंस नहीं लेता तो शायद मैं ये नहीं कर पाता? मुझे लगता है सही एजुकेशन और सही एक्सपीरियंस। शायद मैंने जल्दी नहीं करी स्टार्टअप लॉन्च करने में, और एक 10-11 साल का जो पेशेंट टाइम पीरियड था उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, एंड सही एजुकेशन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और तीसरी चीज, हाँ, जो मैंने इंपॉर्टेंट मिस कर दी, सही को फाउंडर का सही टाइम पे मिलना, वो भी एक बहुत बड़े रोल था। तो मुझे लगता है कि सही एजुकेशन, सही सर्कमस्टांसेस, सही को फाउंडर एंड राइट सेट ऑफ एक्सपीरियंस अगर मेरे पास नहीं होता तो शायद हम लोग ग्रो ना कर पाते, या वो एक्सपोजर या वो माइंडसेट नहीं होता कि कैसे सोचें कि ग्रोथ कैसे करनी है या फिर क्या डेवलप करना है, राइट? तो ये 3 चीज़ों ने बहुत हेल्प करी है, एंड आई थिंक टुडे द बिगेस्ट स्ट्रेंथ दैट आई हैव इज माय को-फाउंडर हु इज वेरी वेरी स्ट्रांग इन व्हाटएवर ही डज। सो वो एक बहुत बड़ा रोल है। क्या आपको लगता है को-फाउंडर होना बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मैं आप पहले भी बोल चुका हूँ, फिर दोबारा सेम ही चीज़ मैं रिपीट करूंगा, कोई भी जंग अकेले नहीं लड़ी जाती और आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। एक बिजनेस में एटलीस्ट 5 या 6 डिफरेंट डोमेन्स होते हैं जो कि आपको हैंडल करने हैं। मुझे लगता है कि कोई भी इंसान अगर बड़ी कंपनी बनाने के बारे में सोच रहा है तो 2 या 3-4 डोमेन्स वो हैंडल करेगा, 2-3-4 डोमेन्स आपका एक सब्स्टिट्यूट और आपका एक को फाउंडर हैंडल करेगा जिसमें वो एक्सपर्ट है, तभी आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस क्रिएट कर पाएंगे। बिल्कुल। तो को फाउंडर का होना उतना ही जरूरी है जितना फाउंडर का होना जरूरी है। यू 1 और 1 11 होते हैं, जैसा कि हिंदी में कहा जाता है, तो आपको साथ में मुझे लगता है कोई ना कोई होना चाहिए टू मैनेज द थिंग्स इन अ बेटर फॉर्मेट। बहुत सारे फाउंडर्स हैं ऐसे, बहुत सारे स्टार्टअप, हर जगह आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बात हो रही है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर को फाउंडर होता है ना तो वो बहुत सारी चीजें दिमागी तौर पे भी हमारे बहुत सारे बोझ कम कर देता है ना? आपको कभी किसी तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ा स्टार्टअप? देखिए, मैंने हमेशा से, मेरा एक मोटो रहा है, शायद मैंने नहीं बताया आपको, मैं एक मार्शल आर्ट प्लेयर हूँ। क्या बात है? मैंने नेशनल लेवल पे ताइक्वांडो 3 बार खेला है और 2 बार जीता है। अरे वाह। तो फिजिकल हेल्थ अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो मेंटल हेल्थ अपने आप प्लेस पे रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे और अपने रूटीन पे और अपने दिनचर्या का ध्यान रखें। मुझे नहीं लगता कि 1 घंटा वर्कआउट का निकालना या निकाल पाना बहुत इंपॉर्टेंट या इम्पॉसिबल है किसी भी फाउंडर के लिए। 1 घंटा तो दिन में निकल ही जाता है। अगर वो आप कर पा रहे हैं तो मैं नहीं सोचता कि आपको कभी मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। मेंटल हेल्थ इश्यूज आर ओनली रिलेटेड व्हेन यू आर नॉट एक्टिव फिजिकली, राइट? मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज कभी नहीं होंगे। तो शरीर कम चलाना और दिमाग ज्यादा चलाने से मेंटल इश्यूज होते हैं। अगर आप इसका रिवर्स कर देंगे, शरीर ज्यादा चलाएंगे और दिमाग कम चलाएंगे, तो मेंटल इश्यूज कभी नहीं होंगे। बिल्कुल 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 सही बात है। तो शरीर ज्यादा चलाना है ना? शरीर का ख्याल बिल्कुल बिल्कुल। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेम्पल, डोंट ट्रीट इट लाइक अ डस्टबिन, डोंट ईट व्हाटएवर कम्स योर वे, बी वेरी वेरी सेलेक्टिव इन ईटिंग। These are the only few things which can help you become a very very master, a good master of your body and your mind. बिल्कुल। And if you're in control of your body, you are in control of your mind. बिल्कुल। Else you can't control your mind.
बिल्कुल। एंड डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, मुझे लगता है ये सब ओवर थिंकिंग ही होती है, नथिंग एल्स। अपने थॉट्स को कंट्रोल में ना रख पाना इज द डेफिनेशन ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग। अब आप कुछ भी टर्मिनोलॉजी यूज कर लीजिए, अल्टीमेटली द बॉटम लाइन इज आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। वो थॉट्स को कंट्रोल में रखना इज एन आर्ट, एंड आई थिंक इफ यू आर फिजिकली इन कंट्रोल यू कैन कीप योर थॉट्स वेल इन कंट्रोल, मेंटली ऑल्सो। अभी क्या है एयरब्रिक का फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए, फ्यूचर प्लान्स तो बहुत अग्रेसिव हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, बट हाँ, हम इस साल एटलीस्ट 200% ग्रो करेंगे। हम लोग इस साल एटलीस्ट अपना रेवेन्यू 3x करेंगे जितना हमने पिछले साल किया है। इस प्लान के साथ हम लोग ऑलरेडी मार्केट में अपनी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर चुके हैं। हम लोग उस हिसाब से प्लानिंग कर चुके हैं, बैक एंड इंफ्रा उसी हिसाब से हमने डेवलप करना शुरू किया है। So we have finalized our planning in the month of April. Now we have started to implement that plan. So the plan is very, very aggressive for this year. But yes, I'm very cognizant कि हाँ, चीज़ें सही जगह पे, सही प्लेस पे, सही टाइम पे होंगी, तभी शायद हम वो प्लान अचीव भी कर पाएंगे। Keeping in mind the customer's success, which is very important. ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना और सक्सेसफुली सबको डिलीवर भी करना है। मुझे लगता है सेल करना आसान होता है कंपैरेटिवली, फुलफिल करना मुश्किल होता है। बहुत अच्छी बात कही आप। तो आपको फुलफिलमेंट पे ध्यान देना है कि आप जितना सेल कर पा रहे हैं उतना फुलफिल कर पा रहे हैं, मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो उतना भुगता पा रहे हैं। हाँ। जितना आपने बिजनेस मार्केट में सेल कर लिया है उतना भुगताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है, एंड दिस इज द ओनली मेट्रिक्स व्हिच इज गोइंग टू डिफाइन योर सक्सेस एंड योर कस्टमर हैप्पीनेस। कस्टमर हैप्पीनेस इज समवेयर और अदर रिलेटेड टू फुलफिलमेंट। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर अमेज़न से आपका ऑर्डर एक दिन डिले हो जाता है तो कस्टमर हैप्पीनेस एंड कस्टमर सक्सेस इज स्क्रूड, तो फुलफिलमेंट इज नॉट देयर। फुलफिलमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक यही रीजन भी है कि शायद बहुत सारे स्टार्टअप फिसल जाते हैं कि सेल पे और रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा फोकस होता है और फुलफिलमेंट पे उतना ज्यादा नहीं होता। यू हैव टू डिलीवर व्हाट यू आर सेलिंग इज द की। कैसा लगता है जब लोग आपके क्लाइंट्स या आपके कस्टमर जब खुश होते हैं और कहते हैं वाओ? मुझे ऐसा लगता है कि हमने हर एक बिजनेस में अपना वैल्यू ऐड किया है। अगर कोई कस्टमर या फिर कोई एक ऑफिस बोलता है कि आपने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, या हमें टेस्टिमोनियल देते हैं, या फिर हमारे लिए रिटर्न टेस्टिमोनियल भेजते हैं, या वीडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं, या फिर पूजा में हमें इनवाइट करते हैं, क्या बात है। तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमने इस पर्टिकुलर बिजनेस की सक्सेस में कुछ रोल प्ले किया है। वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है, वेयर इन यू आर टचिंग द बिजनेसेस विच आर सक्सेसफुल, एंड उनकी सक्सेस में आपका कुछ रोल है। वो रोल क्या है कि आपने उनका ऑफिस बनाया। तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग और एक प्राउड फीलिंग होती है कि हमने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, स्टार्टअप्स, MNCs कहीं ना कहीं सबको छुआ है और किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट किया है। दैट इज अ वेरी गुड फीलिंग फॉर अस। जैसे कुछ मिस्टेक्स वगैरह होती हैं या कहीं भी ठीक तरीके से काम नहीं होता है, तो आपकी लर्निंग्स, वो सारी चीजें आप लोग कैसे? हम लोग भी गलतियां करते हैं, हम लोगों से भी गलतियां हो रही हैं। आई थिंक सब हर किसी से होती हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, स्टार्टअप हो, कॉर्पोरेट हो, कुछ भी हो। गलतियां होती रहेंगी, बट आप उससे क्या सीख रहे हैं और ये कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि रिपीट ना हो, इज द की। बिल्कुल वही बात है कि मिस्टेक्स होना बुरी बात नहीं है, मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी, रिपीट होना बहुत बुरी बात है। मतलब अगर हमने अपनी गलती से कुछ सीखा नहीं और उसको फिर से रिपीट कर दिया तो सीखें भी और ये भी इंश्योर करें कि रिपीट ना हो। वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। वो एक पैरामीटर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो गलती एक बार कर दी वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। दैट्स द की, एंड हम ये ही इंश्योर करते हैं कि एक बार हमने जो गलती करी उससे जो लर्निंग हमने ली वो दोबारा रिपीट कैसे ना हो पे ज्यादा फोकस होता है। गलती क्यों हुई पे फोकस नहीं होता, इसको दोबारा होने से कैसे रोका जाए उस पर ज्यादा फोकस होता है, एंड आई थिंक वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर भी है। बिल्कुल। मैं जो सवाल अभी पूछूंगी ये बहुत जल्दी हो जाएगा, हालांकि ये मैं आपसे 5 साल बाद पूछती, है ना, लेकिन क्योंकि अभी तो जर्नी साल भर की है, हालांकि आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक्सपीरियंस काफी लंबे रहे हैं, पर फिर भी कभी लगा ऐसा कि इस बीच भी ये 1 साल के भी पीरियड में कि नहीं करना चाहिए था स्टार्टअप, जॉब वॉब अच्छा था, इजी था थोड़ा? सच बताऊं, बहुत बार लगा, बट फिर उन थॉट्स को कंटेन कर लिया और ये सोचा कि क्यों निकले थे इस जर्नी पे। वो याद रखना बहुत जरूरी है कि आपने शुरू क्यों किया था। मोमेंटरली थॉट्स आते हैं, एंड आई थिंक यू हैव योर ओन पीरियड्स ऑफ एजिटेशन, quarrels, your own disturbances, non understandings, बट उनको आप कैसे ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हो इज द ओनली की।
एंड किसी भी बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी इज द ओनली की। अगर आप टिके हुए हो तो शायद एक सस्टेनेबल बिजनेस आप बना लोगे, बट अगर आप बहुत जल्दी उखड़ गए एंड बहुत जल्दी आपने मोमेंटली डिसीजन ले लिया कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि कोई भी बिजनेस ओनर ऐसा नहीं होगा जो ये ना बोलता हो कि मुझे यार ऐसा नहीं लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ। सबको फील होता है। मैं दीपेंद्र गोयल जी का भी एक पॉडकास्ट देख रहा था थोड़े टाइम पहले, तो उनका भी यही कहना था कि हर हफ्ते में 2-4 बार तो मुझे फील हो ही जाता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो पॉइंट ये नहीं है कि आपको फील होता है, फील तो मुझे लगता होता है, क्योंकि जब गलतियां होते हुए दिखती हैं तो कभी कभी इंसानी दिमाग ये सोच लेता है कि यार ये क्यों कर रहे हैं। स्टेबल लाइफ थी, अच्छी जॉब थी, 9 से 6 नौकरी करते थे, उसके बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे, 24 घंटे हसल चलती है, तो दीज थॉट्स आर ऑटोमेटिक टू योर ब्रेन, यू कांट स्टॉप दीज थॉट्स, बट हाँ, ऑलवेज रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड एंड व्हेन डू यू स्टार्टेड, वो याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब तक आप याद रखेंगे व्हाई यू स्टार्टेड का क्वेश्चन, जब तक आप आंसर करते रहेंगे खुद को, मुझे लगता है कि आप टिके रहेंगे। बिल्कुल। संजीव, मैं चाहूंगी कि न्यूज़ 18 इंडिया के स्टार्टअप वाइब्स 18 के माध्यम से जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, आप अगर उन्हें कुछ कहना चाहें तो। देखिए, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जितना भी हमारा इंटरेक्शन हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं कि आप स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, बिजनेस बनाना चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी बोलिए, स्टार्टअप बिजनेस दोनों एक ही चीज़ है। आज की डेट में बिजनेस और स्टार्टअप, समवेयर बिजनेस को इन्फीरियर और स्टार्टअप को इंपॉर्टेंट ट्रीट करने लग गई है दुनिया, कि स्टार्टअप है तो अच्छा होगा और अगर कोई बिजनेस है तो वो शायद अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है, सेम ही फंडामेंटल्स हैं, सेम ही फंडामेंटल पे काम करते हैं। बट आप जो भी बनाइए वो कुछ ऐसा बनाइए कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो अपने कस्टमर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और अपने खुद के लिए, ना कि आप एक ऐसी रैट रेस में हो जो कि आप एक फंडिंग के पीछे भाग रहे हो एंड जब आपको फंडिंग मिलनी बंद हो, जैसे अभी पिछले साल फंडिंग विंटर आया तो बहुत सारे स्टार्टअप शट स्टॉप हो गए। पॉइंट इज दैट आप उस तरीके से स्टार्टअप नहीं चला सकते कि जब पैसा आना बंद हुआ तो आप सस्टेन ही नहीं कर पाए। दैट्स वाई मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि सस्टेनेबल स्टार्टअप बहुत ज़रूरी है, आप सेल्फ सस्टेन होने चाहिए मार्केट में। तो मेरी सबके लिए बस एक ही टेक अवे रहेगा कि बिजनेस बनाइए, बट वो बिजनेस सस्टेनेबल होना चाहिए और वैल्यू एडिशन करना चाहिए सबके लिए, इकोनॉमी, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय और आपके खुद के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच संजीव, हमसे जुड़ने के लिए हमें बहुत अच्छा लगा और मुझे तो अभी भी लग रहा है कि हम थोड़ी और लंबी बातचीत कर सकते थे और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम एक और पॉडकास्ट में आपको इनवाइट करें और आपसे और डिटेल में बात करें। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं एयरब्रिक इंफ्रा को, आप बहुत अच्छा करें और बहुत बढ़िया करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू रंजना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने इतना डिटेल में डिस्कशन किया एंड आई थिंक न्यूज़ 18 के माध्यम से हम लोग एयरब्रिक क्या कर रही है ये एक आदमी तक पहुंचा पाए इज माय होप एंड आई रियली थैंक you, all of the team who have supported to do this for us, taken time out, and really appreciate all of this.